बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय मार्केट्स के लिए एक अच्छा दिन इसलिए कि सुबह आज हम एक गैप डाउन के साथ खुले। पहला आधा घंटा हमने करीब 25,900 के करीब बिताया। बैंक निफ्टी पर हम 59,000 के करीब गए। काफ़ी मिड कैप और स्मॉल कैप में बड़ी गिरावट थी। सब में शानदार रिकवरी हुई। स्मॉल कैप तो अब ग्रीन में आ गया है, निफ्टी बैंक भी ग्रीन में है और एडवांस डिक्लाइन भी अब एडवांसेस के फेवर में है। तो कुल मिलाकर एक सुबह के डिप बायर्स को मार्केट ने रिवॉर्ड किया। ये अच्छी चीज़ है। अब देखना ये होगा कि हम आखिरी के 1-1.5 घंटे में ग्रीन में क्लोज हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। चलिए इस शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गैप डाउन के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। निफ्टी निचले स्तरों से 125 पॉइंट से ज़्यादा सुधर कर 26,000 के ऊपर आया। ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस और SBI ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में 450 पॉइंट की रिकवरी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सुधार। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। इंडिगो 2% से ज्यादा चढ़कर निफ्टी बना। वहीं UBS की बुलिश रिपोर्ट से फेडरल बैंक लाइफ हाई पर पहुंचा। उधर स्पॉटलाइट श्रीराम फाइनेंस भागा और ChatGPT शेयर JSW एनर्जी, डालमिया भारत, HCL टेक भी मजबूत। FMCG शेयरों में आज अच्छी खरीदारी। इंडेक्स करीब 1% मजबूत। साथ ही PSU बैंक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी रौनक, लेकिन ऑटो और कैपिटल मार्केट शेयरों पर दबाव। BSE और HDFC AMC वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार। EMS शेयरों में लगातार तीसरे दिन रिकवरी का मूड। एनालिस्ट कॉल के बाद ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट से भागा एम्बर एंटरप्राइजेस। शेयर करीब 3% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। आज के बिग स्टॉक्स में हुआ था सटीक एनालिसिस। उधर डिक्सन टेक भी मजबूत। नवंबर ट्रेड डेफिसिट के अच्छे आंकड़े से रुपए में रिकॉर्ड निचले स्तर से रिकवरी। 29 से 30 बिलियन डॉलर के अनुमान के मुकाबले 24 बिलियन डॉलर रहा व्यापार घाटा। $1 का भाव 90 रुपये 79 पैसे तक फिसलने के बाद नीचे से संभला। और कोरोना रेमेडीज की मार्केट में शानदार एंट्री। 38% प्रीमियम के साथ NSE पर 1470 रुपए के भाव पर हुआ लिस्ट। 1062 रुपए था इशू प्राइस। वही वेकफिट की फ्लैट लिस्टिंग। जो गैप डाउन हो रहा है ग्लोबल क्यूज की वजह से, ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? मेरा मानना यह है कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बाजार में ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का है। आज अगर पहली गिरावट वाकई में 100 पॉइंट की है, जो कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 25,950 975 के करीब अगर हम खुलेंगे, एग्जैक्ट 20 डेमा होगा, वो बाय का मौका होगा। सिंपल। मेरा ये मानना है कि अब निफ्टी 25,900 आसानी से नहीं तोड़ने वाला है। देखिए, मार्केट के ट्रेंड पर भरोसा रख के पिछले 3 दिन के एक खरीदारी का जोन होगा यहाँ जहाँ हम खुल रहे हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो 25,950 से 26,000 और एक स्टॉप लॉस रखना होगा आपको 25,900 का। बैंक निफ्टी पे 20 डेमा जो है राइजिंग है। अब बैंक निफ्टी का 20 डेमा आ गया 59,100 पर। इन दैट केस मेरा एक व्यू रहेगा कि 59,000 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अब बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग रहें और 59,100 से 59,300 के बीच की जो डिप मिले आपको, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। चलिए शो की शुरुआत करेंगे। और क्या शानदार रिकवरी दी मार्केट ने। सुबह डिप जो थी वो थोड़ी प्रोनाउंस हो गई थी। 25,950 की हमने बात की थी, 25,905 तक चले गए थे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि स्टॉप लॉस नहीं ब्रेक किया। 25,900 का स्टॉप लॉस था, 25,905 से घूम गए हम। बैंक निफ्टी में 59,000 का स्टॉप लॉस था श्रेया, हम 59,052 तक गए और वहाँ से घूम गए। और 59,100 हमारा बाय जोन था, तो उस हिसाब से ठीक रहा मार्केट में। पहली गिरावट में खरीदारी करने वालों को बाजार ने रिवॉर्ड किया और ये मार्केट के टेक्सचर के लिए इम्पॉर्टेंट था। ना सिर्फ ये, बल्कि एक तरीके से मैं कहूँ तो अगर देखें, अब आप जैसे ही निफ्टी वापस ग्रीन में आया, थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ गई। ये हमेशा होता है न्यूट्रल जोन में आकर। और इसके लिए जो ये अब
फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो न्यूट्रल जोन है, यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा अब एक रेजिस्टेंस मिलेगा। देखते हैं इसको अगर आप क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे। बेसिकली मार्केट ब्रेड्थ यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी आज आपको देखने को मिली। सुबह के मुकाबले आप देखिए मार्केट ब्रेड्थ किस तरीके से शानदार रिकवरी दिखा रही है यहाँ पर। और सुबह हमने 2-3 चीज़ें बातें की थी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा था वो था OMCs। मुझे लग रहा था कि आज OMCs मतलब एक थीम के हिसाब से कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ इस पे बाय करी हमने। आई थिंक इवन स्पॉटलाइट में भी चार्ट जीपीटी में भी जिक्र किया था। IOC, HP, BP इनमें सब में अच्छी शानदार रैली रही। सुबह का स्पॉटलाइट वाला श्रीराम जो CNBC आवाज़ का स्पॉटलाइट शेयर था सुबह, वो भी आई थिंक अच्छी मूव आई वहाँ पर। बिग स्टॉक हम जो CNBC आवाज़ का बिग स्टॉक था इंटरग्लोब एविएशन, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी आई। इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर है। तो ठीक है, मार्केट में अगर आपने लॉजिक के साथ काम करा है आज तो मेरे ख्याल से 3-4 अच्छी ट्रेड्स दिए मार्केट ने। लेट्स वेट एंड वॉच आखिरी का 1-1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है उस पर हमारी नजर रहेंगी। लेकिन जो CNBC आवाज़ के साथ बने रहे उनको तो बड़ा फ़ायदा। हमने लगातार बात की थी सुबह जो डिप आई तो शायद खरीदारी का मौका हो, और वही होता हुआ नजर आया। शानदार रिकवरी निचले स्तरों से मार्केट ने दिखाई और जिस तरीके से ब्रेथ इंप्रूव हुई है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन सवाल वही कि अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कितना ज़रूरी है डे हाई पर आज क्लोज होना, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आज मार्केट के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा ग्रीन में क्लोज होना। क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन में अगर आप नहीं भी बंद हुए, एटलीस्ट लो के नोवेयर नियर, अब स्कोप नहीं है जाने का। अगर आज हम तेज़ी में बंद हो गए ना श्रेया, तो ये बड़ा पॉजिटिव है। ये फिर आपको बताएगा कि हम ख़राब ग्लोबल क्यू को भी इग्नोर करने के लिए तैयार हैं और हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इनहेरेंट है, इंटरनल है। और अगर 26,100 के ऊपर बंद हो गए तो सोने पे सुहागा। तब तो मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ से नॉन स्टॉप तेज़ी है। 26,100 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो फिर ऑल टाइम हाई मुझे लग रहा है अगले शायद 3-4 दिन में ही आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। और हो सकता है 2 दिन में ही आ जाए अगर 26,100 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो। लेकिन अगर आप बेस के सिनेरियो में यही रहेगा, लेकिन अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अगर आप डे लो की तरफ वापस गए तो वो बड़ा नेगेटिव होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके होने के रिस्क हैं। बाजार में मौके दोनों तरफ के हैं अभी भी, और मेरा मानना अभी भी यही है कि इंडेक्स से बेहतर जो है ना वो रहेगा कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। देखिए आज भी इंडिविजुअल स्टॉक्स ने क्या शानदार ट्रेड्स दिए हैं। जहाँ तक निफ्टी की बात है श्रेया, निफ्टी पर जो रणनीति होगी, आज का जो लो है अब वो आपका नया स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 25,900 के स्टॉप लॉस के साथ अब आप लॉन्ग ट्रेड्स में बेसिकली यहाँ पर बने रहें। अगर निफ्टी 26,100 के पार निकला तो ऐड करें। अगर आपने सुबह लिया है तो उसमें बने रहें, और 26,100 क्रॉस हो तो ऐड करें। जी हाँ, ऐड करना ज़रूरी होगा अगर आपने 26,100 क्रॉस किया तो। और अगर 26,100 पार हुआ तो मुझे लग रहा है कि और बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज जो हमारी सुबह की स्ट्रैटेजी थी वही इंटैक्ट है। 59,000 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रहना है सिस्टम में, और डिप्स पर बाइंग करनी है। आज सुबह मार्केट ने ब्यूटीफुल डिप दी। हमने 59,100 से 59,200 के बीच की डिप की बात की थी। 59,050 तक गए हम। 59,050 पे तो कोई नहीं ले पाया होगा, लेकिन 59,100, 150 फिर भी ठीक ठाक लेवल रहे बाय करने के लिए। अब रेजिस्टेंस जोन रहेगा यहाँ पर 59,500 से 59,700 का। एक बार वो अगर क्रॉस होगा तो फिर आप वो 60,000 की तरफ बढ़ेंगे। वो आपका जो बड़ा रेजिस्टेंस है 59,700 के ऊपर, 59,700 के ऊपर क्लोज मिल जाए अगर किसी भी कारण से, तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ से है कि आज जो सुबह हमने एक बात भी की थी कि मार्केट का टेक्सचर क्योंकि पिछले 3 दिनों में शानदार रहा है, तो आपको इस डिप को एक रिस्पेक्ट देनी है, बाय करना है और एक स्टॉप लॉस लगाना है। थोड़ा सुबह एक बार के लिए लगा कि नहीं वो ट्रेड शायद नहीं चल रही है, लेकिन उसके बाद फिर वो वन वे जिस तरीके से मार्केट ने रिकवरी दिखाई, उससे मुझे थोड़ी सी खुशी मिली। बिल्कुल सटीक पड़ी एनालिसिस सुबह की, और अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से मार्केट में, और 26,100 के ऊपर बंद होना काफ़ी इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए आज के लिहाज से। और बैंक निफ्टी के भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने रख दिए गए हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉलो करनी है। आपने अपने कमेंट्री में OMCs का जिक्र किया। सुबह भी हम स्पेस को लेकर अपने दर्शकों को बता रहे थे कि आज रडार पर रहेगा। और देखिए IOC, हिंद पेट्रो जैसे स्टॉक्स में अच्छी रैली है, वहीं ONGC गिरा है ब्रेंट क्रूड के नीचे आने से। OMC स्पेस में अब क्या व्यू? देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि मार्केट को कुछ ना कुछ नई थीम चाहिए इस समय, और मेरे ख्याल से 1-2 थीम्स जो हैं वो टायर आउट हो रही थी। जैसे PSU बैंक्स की थीम टायर आउट हो रही थी। आई थिंक मेटल्स की थीम थोड़ी सी टायर आउट हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चल गए थे ये स्टॉक्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही थी कि
शायद अब किसी और थीम पर आपको बैंक करना होगा, तो वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी। अगर आप देखें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आईओसी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, बिकॉज सबसे ज़्यादा शायद वैल्यूएशन कंफर्ट यहीं पर है, आईओसी डे हाई पर है, एचपी और बीपी। अब इसमें करना क्या है आपको, अब इसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। जैसे हमने आज सुबह बात की थी कि कल फ्राइडे के लो के स्टॉप के साथ ट्रेड करें। अब अगर वो ट्रेड आपकी अच्छी खासी ग्रिप में है तो आज के लो को अपना स्टॉप लॉस बना लें। मैं एक दो स्टॉक्स की और बात कर लेता हूँ क्योंकि वीरू नहीं है इस शो में अभी, तो जो F&O में इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं उनकी एक दो प्लेट्स दिखा देता हूँ आपको। एक बार सीमेंस लेकर आइएगा, सबसे ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आज यहीं पर हुई है। फ्राइडे की उस डिक्लाइन के बाद ये स्टॉक करीब 25% का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कट हुआ है, और जितना स्पॉट में चला उससे ज़्यादा फ्यूचर्स में चला है। काफ़ी हद तक आज शॉर्टिंग जहाँ पर हुई है, जी हाँ शॉर्टिंग हुई है आज एक दो स्टॉक्स में, उनमें आयशर मोटर्स सबसे ऊपर है। आयशर मोटर्स में मैं हैरान हूँ काइंड ऑफ शॉर्ट बिल्डअप देखकर। करीब 75% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और स्टॉक करीब 2% नीचे आज आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये दो स्टॉक्स थे जो मेरे को स्टैंड आउट कर रहे थे। कुछ हद तक डिक्सन टेक, आज सुबह हम बात भी कर रहे थे डिक्सन टेक की कि ईएमएस शेयरों में अब शायद थोड़ी सी रिकवरी आएगी। डिक्सन में थोड़ी सी रिकवरी है, डिक्सन करीब 2.5% ऊपर है, यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप है। अच्छा, ये कुछ स्टॉक्स की बात की सर आपने जहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप फिलहाल देखने को मिल रहा है वायदा बाजार से, लेकिन एक बार इंटरग्लोब एविएशन रखेगा स्क्रीन पर। इंटरग्लोब एविएशन और लगातार सीएनबीसी आवाज़ पर इसकी चर्चा हो रही है, इसको शुमार भी किया गया था बिग स्टॉक्स में, ग्रीन में लिया गया था, और देखिए सर आज 2.5% से ज़्यादा चला, डेज हाई पर ही कर रहा है कारोबार। इंटरग्लोब एविएशन रेपिटेटिव हो रहा है लेकिन दर्शकों को बताना भी इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल क्या व्यू बन रहा है? देखिए इंटरग्लोब एविएशन में बुरे दिन बीत चुके हैं, ये आज सुबह हमने बात की थी, पहले भी की थी बात इसमें, लेकिन इसमें मैं अभी भी यही कहूँगा, अभी भी इसमें आप आंख बंद करके लेके नहीं बैठ सकते। आंख बंद करके लेके नहीं बैठ सकते क्योंकि इसमें कभी भी हो सकता है कि कोई और फॉलो अप यूनिटिव एक्शन आ जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वो रिस्क रहेगा, लेकिन रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। अब वो 6200 का स्टॉक आपको 4800 पे मिल भी इसीलिए रहा था क्योंकि वो इस तरीके के सारे फैक्टर्स आ गए थे। हाँ, जो एकदम लो तक चला गया था उस लो पे आपको शायद नहीं लेने को मिलेगा, लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा आपको इंटरग्लोब एविएशन पर ट्रेडिंग कॉल लेनी होगी। सुबह भी हमारी वही चर्चा थी, इन्वेस्टमेंट कॉल नहीं है ये ट्रेडिंग कॉल है। आज सुबह का भी जो व्यू था वो प्योरली ट्रेडिंग का था कि आज मुझे लग रहा है कि स्टॉक शायद थोड़ा सा चल सकता है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इंटरग्लोब एविएशन को देख सकते हैं, अभी भी फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिहाज से उतना कंफर्टेबल नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी रेगुलेटरी एक्शन इस पे इनफैक्ट असर दे सकता है। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन पे लगातार सीएनबीसी आवाज़ आपको बता रहा है कि कब पॉजिटिव रहना है और कब नेगेटिव रहना है। एक बार फिर से रिविजिट करते हैं इंटरग्लोब एविएशन। कल लॉजिकल था, हमने भी कल बात की थी कि शॉर्ट ट्रेड से बाहर निकल जाएं, और 3 से 4 दिन में शॉर्ट ट्रेड ने बहुत अच्छा मुनाफा कमा कर दिया, 15% के करीब शॉर्ट ट्रेड ने मुनाफा कमा कर दिया। लेकिन अभी पोर्टफोलियो में दोबारा एंट्री करने की जल्दबाजी मत करें। यहाँ पर अगर बड़ा गैप डाउन हो तो शॉर्ट भी ना करें। बड़ी वाली शॉर्ट ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है, वो पैसा बन चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल होगा और खबरें आती रहेंगी, लेकिन 10% की कटौती और आगे भी नेगेटिव खबरें इनके लिए थोड़ी सी आती रहेंगी। 3500 फ्लाइटें कैंसिल हुई। इंडिगो के प्लेन में रफली 30x6 180 सीट्स होती हैं। रफली आप मान के चलें कि हर जो फ्लाइट कैंसिल हुई उसमें 150 लोगों को इनको रिफंड देना होगा, जो आएगा करीब 525 करोड़ पर। 525 करोड़ रुपए का ही मामला है तो इंडिगो का क्वार्टरली प्रॉफिट 2500 करोड़ का है, ईयरली प्रॉफिट 10,000 करोड़ का है। इन दैट केस इट्स अ रैप ऑन द नकल। देखिए कल भी हमने एक बात की थी कि इंडिगो में मोर और लेस जो बड़ी वाली शॉर्ट ट्रेड है वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे शॉर्ट मत करिएगा। आज सुबह इनफैक्ट अगर आपने शॉर्ट किया हो तो आज तो फंस गए होते हैं आप, रिकवरी आ गई इसमें। इंडिगो को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। एक मेरा व्यू ये बन रहा है कि इंडिगो के लिए जो सबसे ख़राब दौर है ना वो बीत चुका है, और एक्चुअली 2-3 दिन से हमने इंडिगो पे एक पॉजिटिव लिया था। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने ये व्यू लिया था कि वो जो शॉर्ट ट्रेड थी ना वो प्ले आउट हो चुकी है अब। बिल्कुल, तो सीएनबीसी आवाज़ के साथ अगर आप बने रहे हैं तो शानदार फायदे में रहें। इंटरग्लोब एविएशन वाली सारी ट्रेड जो है वो प्ले आउट होती हुई नजर आई। एक और स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं अब। रखिएगा स्क्रीन पर वोडाफोन आइडिया। आज टूटा है काफ़ी स्टॉक और करीब 1.5% की गिरावट डेज लो के आसपास ही है।
2% के करीब करीब टूट गया वोडाफोन आइडिया। हालांकि सर जो हम खबरें सुबह बता रहे थे वो भी किसी की पुष्टि नहीं है, लेकिन एक एजीआर रिलीफ की बात हो रही थी। वोडाफोन आइडिया आज क्यों टूटा, क्या लग रहा है आपको, और क्या यहाँ से कोई नजरिया चेंज हुआ है आपका? नहीं, आज इसलिए टूटा क्योंकि वो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ गई, तो उसके बाद थोड़ा सा और गैप अप हो गया। बहुत चल चुका है श्रेया स्टॉक, बहुत चल चुका है। 6 से 12 आया। हाँ, 6 से 12 के करीब आ चुका है। अब इसमें अप्रोच पता क्या रहेगी? इसमें अब अप्रोच ये रहेगी कि करीब 10.75 के करीब का आपको एक सिस्टम में एक स्टॉप रखना होगा। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे गया तो फिर दिक्कत पड़ेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि 3-4 दिन की हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इतना चल चुका है स्टॉक। अब आप इतना चलने के बाद भी गैप अप पे भी अगर लेंगे तो फंसेंगे ना आप, डे ट्रेडर के तरीके से अगर आप काम करेंगे उसमें तो फंसेंगे आप। तो खैर कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए आज के मैं कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ। आज पहले रफ्तार के घोड़े जो स्टॉक्स हैं उनकी बात करते हैं। उसमें सबसे ऊपर है आज एनबीसीसी। आज एफ&ओ का टॉप गेनर है एनबीसीसी, और 20 डे एवरेज के मुकाबले डबल यहाँ पर वॉल्यूम्स हैं, मैसिव वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड हुई है। दूसरा आईओसी, आज सुबह हमने ओएमसीज में बात की थी कि तेज़ी रहेगी ओएमसीज में, क्रूड की गिरावट ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तीतागढ़ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। तीतागढ़ में अगर आप देखें तो बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, और अगली सीरीज से ये स्टॉक जो है ये एफ&ओ से बाहर होगा, इस वजह से तीतागढ़ में रैली आई। और एक और जो रफ्तार का घोड़ा है वो है पीवीआर आइनॉक्स। पीवीआर आइनॉक्स में भी अच्छे मूव्स रहे। धुरंधर की कलेक्शंस का शानदार कमाल है। फिसड्डी स्टॉक्स में एक ही स्टॉक है, वो है वोडाफोन आइडिया। एक बड़ी रैली के बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, इस वजह से यहाँ पर आज आपको थोड़ा सा मूव दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, और रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स में डिस्कस कर लिए। एक बार ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ, और जिस तरीके से आज मार्केट में निचले स्तरों से रिकवरी आई है, शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कहाँ सबसे ज़्यादा बाइंग होती हुई नजर आई? इंटरग्लोब एविएशन लगातार चर्चा कर रहे हैं, बिग स्टॉक्स में शुमार था, 2% ज़्यादा की तेजी के साथ आज कर रहा है कारोबार। एफएमसीजी पैक कम गिर रहा था सुबह से। टाटा कंज्यूमर देखिए 1% की तेजी, एचयूएल यहाँ पर आपको अगेन दिखाई देगा 1.5% की तेजी, और आईटीसी भी लगभग 0.5% तेज है आज के सत्र में। इसके अलावा एनबीसीसी शानदार वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर अभी चर्चा हुई इसकी, लगभग 5.6% अप। पूरा ईएमएस स्पेस शानदार रैली के साथ कारोबार कर रहे हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस, डिक्सन टेक आपको शुमार दिखेंगे लिस्ट में, 3.5 से 3% की तेजी। यूपीएल भी लगभग 2.5% से ज्यादा उछल गया आज के सत्र में। लेकिन बैकफुट पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? ऑब्वियसली ओएमसी स्पेस से ओएनजीसी दिखाई देगा। ब्रेंट क्रूड का गिरने का इस पर एक बुरा असर, 1.5% नीचे। आयशर मोटर्स आज यहाँ पर मुनाफा वसूली हुई और करीब 1.5% नीचे है। महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा ऑटो स्पेस कमजोर, लगभग 2%, और एचडीएफसी लाइफ भी 1% नीचे है। वायदा बाजार से देखते हैं, एचडीएफसी एएमसी 2.5%। पूरा अगर आप देखिए कैपिटल मार्केट स्पेस थोड़ा सा नीचे है। आदित्य बिरला कैपिटल 2.5%, और बीएससी भी 3% उठा। केपीआईटी टेक भी देखिए लगभग 2% से ज्यादा गिर कर रहा है कारोबार। चलिए शो फ्लो समझ लेते हैं अब। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे एसएमआईएफएस के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश पालविया, राजेश सातपुते, सोमिल मेहता और अमित सेठ जी से। 2:20 पर उपासना भट्ट बताएंगे ईएमएस शेयरों में तेजी क्यों है। 2:30 रुपए की गिरावट और रिकवरी को समझेंगे लता वेंकटेश से। 2:40 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको पीवीआर आइनॉक्स का शेयर क्यों दौड़ रहा है। फिर 2:45 पर आशीष चतुर्वेदी ही बताएंगे ओएनजीसी फोकस में क्यों है। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे डीआर चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक, 3:10 पर एनर्जी से के लिए स्ट्रैटेजी, 3:15 पर बीटीएसटी एसडीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए अब हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए आपका ट्रेड इस समय का। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक आज मेरा लॉन्ग रहेगा ट्रेड। स्टॉक का नाम है गोदरेज सीपी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ट्रेड कर रहा है 1163 के आसपास, 64, और स्टॉप लगाएंगे करीब 1160 का, तो करीब 4 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 1170 प्लस जोन देखने को मिल सकते हैं गोदरेज सीपी। गोदरेज कंज्यूमर खरीदारी की राय गाबा सर की तरफ से। एफएमसीजी पैक अगर आप देखें तो ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ फिलहाल। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपके पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए फिनिक्स लिमिटेड में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट, एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिल रहा है, तो करंट लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। 1764 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1840 1840 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन में अगर चाहें तो 1800 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 28 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 19 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस ऑप्शन में, और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं।
डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी ट्रेड रहेगी मैरिको को अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों से काफी नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था 10, 20, 50 डेमा पे, और आज के सत्र में हमने यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट कैंडल देखी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, तो नियर टर्म मोमेंटम विजिबल है यहाँ पे। इसे बाय करें, टारगेट्स रहेंगे 750 के, 750 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 728 रुपीज का। मैरिको एफएमसीजी पैक से अगेन यहाँ पर खरीदारी की राय और 1.5% आप। राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, आपकी कॉल क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी जो पिक रहेगी वो 10 बजे मैंने शेयर किया, उसी के साथ शुरुआत करूंगा। श्रीराम फाइनेंस दिन के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है, बाजार थोड़ा फ्लैटिश है, तो थोड़ा आप कह सकते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेड होगा। 868 करंट प्राइस है, फ्यूचर में 858 का स्टॉप लॉस रहेगा। इनिशियल स्टॉप लॉस 845 का था 10 बजे के शो में, तो हमारा नया स्टॉप लॉस होगा 858 का श्रीराम फाइनेंस, और टारगेट सेट करेंगे करीबन इनिशियली 880 का था, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा फाइन ट्यून करें तो आपको दिखता है कि 890 895 तक का स्विंग मिलना चाहिए। तो श्रीराम फाइनेंस ये अपना कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड होगा। श्रीराम फाइनेंस होगा एक और ट्रेड कंटिन्यूएशन वाला। यहाँ पर सोमिल के पास चलते हैं। सोमिल गुड आफ्टरनून। सोमिल आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड होगी यूपीएल पर। यूपीएल में एक फ्लैग पैटर्न बना था कुछ समय से, लास्ट 2 या 3 हफ्तों से ये पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है फ्लैग पैटर्न में, और ये आज के दिन में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश सिग्नल आया है बाय। यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मीडियम टर्म रैली हो सकती है। शॉर्ट टर्म में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 748 पर रहेगा, और टारगेट वुड बी 820। ओके 820 के टारगेट के लिए यूपीएल में खरीदारी की राय है सोमिल जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और सभी बाई साइड की ट्रेड आई है, कि करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। गाबासा ने गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी की राय रखी है, 1170 के टारगेट देख रहे हैं वो, 1160 का स्टॉप लॉस लगाइए। मानस जी कह रहे फिनिक्स मिल्स ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है यहाँ से, 1840 तक के टारगेट हैं, 1764 का स्टॉप लॉस। अम्मी जी ने मैरिको पर दाव लगाया है, यहाँ पर खरीदारी की राय 750, 728 का स्टॉप लॉस। राजेश सातपुते जी कह रहे हैं श्रीराम फाइनेंस के साथ ही जाना चाहेंगे वो, 895 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, और 858 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी ने यूपीएल में 820 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, खरीदारी की राय उनकी तरफ से फ्यूचर्स में, और 748 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अब बारी है एक इन्वेस्टमेंट आइडिया की। शरद अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उसके लिए शरद जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून जी। हमारा इन्वेस्टमेंट आइडिया होगा रैलिस इंडिया, टाटा ग्रुप की जानी मानी कंपनी है। एग्री केमिकल, सीड, सॉइल हेल्थ, ये सारे एरियाज पे वो फोकस कर रहे हैं। पिछला कुछ समय काफी चैलेंजिंग रहा है एग्रीकेम कंपनीज के लिए, लेकिन हमारा ये मानना है कि यहाँ से हमें लगातार सुधार दिखाई देगा। सेकंड हाफ के नंबर्स में भी कंपैरेटिवली इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए पिछले साल के मुकाबले। कंपनी जिस हिसाब से सीड्स और सॉइल हेल्थ वगैरह पे फोकस कर रही है, वो हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स भी हैं उनके लिए, प्लस बैलेंस शीट में 4,500 मिलियन के आसपास का कैश भी है, तो और भी ग्रोथ के ऑप्शंस उनके लिए खुल जाते हैं। तो हमें लगता है रैलिस इंडिया के नंबर्स कंपैरेटिवली मच बेटर आने चाहिए अगले 2 क्वार्टर भी और उसके बाद भी। तो 11-12 रुपए के आसपास की अर्निंग, 30 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 350 के आसपास के लक्ष्य के लिए रैलिस इंडिया। ओके 350 के लक्ष्य के साथ रैलिस इंडिया यहाँ पर आपको एक बाय ट्रेड लेनी है। एक बार हम हमारा स्टॉक लेकर आइए जरा। श्रीराम फाइनेंस सुबह वाला स्पॉटलाइट शेयर, श्रीराम फाइनेंस अच्छे मूव्स हैं यहाँ पर। आज एक्चुअली स्टॉक स्पेसिफिक मतलब टचवुड सब कुछ अच्छा रहा। मतलब एम्बर देखिए आप, एम्बर भी आज सुबह काफ़ी शानदार मूव है। एम्बर में भी फेडरल बैंक लाइफ हाई पे, एम्बर, फेडरल बैंक सब में। लेकिन आई थिंक मुझे सबसे जो इंटरेस्टिंग लगा वो श्रीराम फाइनेंस है। अच्छा, ब्लूमबर्ग पर रिपोर्ट आ रही है कि MUFG जो है वो श्रीराम फाइनेंस में 20% स्टेक लेने की तैयारी कर रहा है। अब ये पहले भी रिपोर्ट हुआ है, लेकिन इशू क्या है कि अब वो 20% जो स्टेक है वो किस तरीके से होगा? क्या पूरा का पूरा 20% प्राइमरी होगा, मतलब क्या पैसा पूरा का पूरा कंपनी में जाएगा एज ए फ्रेश इशू, या कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी होगा जिसमें कुछ एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर सेल कर रहा होगा? अगर ये 20 का 20% प्राइमरी है, पहली बात तो ये खबर सच होनी चाहिए। लेकिन अगर ये 20 का 20% प्राइमरी है और अगर वाकई में कंपनी को ग्रोथ कैपिटल मिलती है जो कि नंबर मेंशन हो रहे हैं, इन दैट केस ये एक बहुत बड़ा मैसिव
पॉजिटिव हो सकता है श्रीराम फाइनेंस के लिए एक्चुअली। शरद जी से एक व्यू लेते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून। श्रीराम फाइनेंस हालांकि स्टॉक मूव किया है पिछले कुछ समय में, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि अभी भी इन लेवल पर वैल्यूएशन वाइज कोई बहुत महंगी नहीं है और वैसे भी एक अच्छी पेडिग्री की एनबीएफसी है, लेकिन आपका क्या व्यू होगा इस स्टॉक पर? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। मुझे भी लगता है कि कितना 2 ढाई पौने 3 के आसपास के प्राइस टू बुक पे अभी भी अवेलेबल है। अगले साल भी ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए, इस साल भी ग्रोथ ठीक ठाक रहनी चाहिए। और पोस्ट मर्जर मुझे लगता है जो एसेट मिक्स है वो भी काफी पॉजिटिव है, तो ग्रोथ हमें लगता है लॉन्ग टर्म में भी काफी पॉजिटिव रहनी चाहिए। प्लस ये एडिशनल जो फंड्स आने का है, तो ये एक बहुत बड़ा किकर हो सकता है इनके लिए, जो फ्यूचर ग्रोथ रेट्स वगैरह को काफी बढ़िया अपलिफ्ट करेगा। तो मुझे लगता है अभी भी बने रहना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाइंग भी सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ये एक डिसेंट बेट है। आइडियली अगर इस टाइप की ग्रोथ और इस टाइप के एसेट मिक्स में है, और जैसा आपने भी बोला कि स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है, तो मुझे लगता है एनबीएफसी या बीएफएसआई भी ये एक बहुत एडवांटेजेस के मल्टीपल, तो मुझे लगता है 20-30% तो यहाँ से नॉर्मल अपसाइड है। प्लस अगर ये इनफ्लो वाली न्यूज आ जाती है तो लॉन्ग टर्म में वो अनदर 10-15% एटलीस्ट अपसाइड को ऐड कर देगा। तो 30 से 40% अपसाइड मेरे हिसाब से यहाँ से है इस स्टॉक में। ओके, 30 से 40% अपसाइड अभी भी श्रीराम फाइनेंस में देख सकते हैं और करीब करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा कारोबार। डेज हाई पे एक बार मुथूट फाइनेंस भी रखिएगा स्क्रीन पर। फाइनेंशियल स्पेस से ही कुछ और काउंटर्स चुनने की कोशिश करते हैं। ये भी लगभग 0.25% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। तेज़ी है इसमें भी और न्यू 52 वीक हाई भी हिट किया इसने आज के सत्र में। मुथूट फाइनेंस पर अमित जी आप बताएंगे 3860 के लेवल पर कैसा लग रहा है? चेस किया जाए इसको या फिर अभी भी वेट एंड वॉच की सलाह है? क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर? जी श्रेया जी, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली हायर हाई हाई लो उसका स्ट्रक्चर है। 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन, यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन देखा था और वापस हम 2 दिनों से मूव कर रहे हैं। कोई ऐसा अभी भागा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से स्ट्रक्चर और मोमेंटम की प्लेसमेंट है अभी भी चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगभग हम रखेंगे 3800 का, 3800 का, और टारगेट्स रहेंगे 3950 के। मुथूट फाइनेंस यहाँ पर अच्छा मूव इस समय। चलिए अब करेंसी की बात करते हैं। एक बार जरा इंट्राडे लेकर आइए करेंसी का। और फाइनली एक अच्छी खबर आई कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफ़ी नैरो हुआ इस नवंबर महीने में, $24.53 बिलियन पर आया कंपेयर टू अक्टूबर जो कि बहुत ज़्यादा था। लेकिन ठीक है, थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन अभी भी हम हैं काफ़ी प्रिकेरियसली प्लेस्ड 90.69 पर, 90.78। अब 90 न्यू नॉर्मल है, ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन और क्या फैक्टर्स हैं और क्या अब धीरे धीरे हम 91, 92 की तरफ भी बढ़ सकते हैं? एक बार लरा मैम से पूछ लेते हैं। लरा मैम, गुड आफ्टरनून। कैसा रहा आज का मूव और ये जो डेटा आया ट्रेड डेफिसिट का, इसको मार्केट ने किस तरीके से देखा? नहीं, आपने बहुत ही सही तरीके से समझा दिया। ये एक टेम्पररी रिलीफ है। सुबह में 91 की ओर जा रहा था रुपी, एज बैड एज और एज लो एज 90.79। हमें बैड नहीं सोचना चाहिए। अ वीक रुपी इज़ यूजुअली प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम चाइनीज कंपटीशन, तो ये अच्छा ही है। इन एनी केस वो 90.79 की ओर गया, तो 90.80 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पे बहुत ऑप्शंस लिखे गए हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ा बहुत रिजर्व बैंक का सेलिंग आया। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाज द नवंबर ट्रेड डेफिसिट, जो 25 बिलियन से भी कम आया है, 24.5 बिलियन, 41.7 बिलियन था अक्टूबर में, विच वॉज एन काइंड ऑफ एन ऑल टाइम हाई, क्योंकि बहुत सारे गोल्ड इंपोर्ट्स भी था और डर था कि यूएस इंपोर्ट्स विल स्टार्ट फॉलिंग। लेकिन अब ये अच्छी खबर ये है कि अब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों मिलके आप डेफिसिट देखोगे तो वो सिर्फ $7 बिलियन है और वो अक्टूबर में ऑलमोस्ट $22 बिलियन था। ये काफ़ी फ़र्क है। ऑल्सो ये जो डेफिसिट घटा है फ्रॉम 22 बिलियन टू 7 बिलियन, ये खास करके गुड्स एक्सपोर्ट्स के वजह से घटा है। गुड्स एक्सपोर्ट्स आर 20% हायर देन ईयर अगो। 31 बिलियन था, अभी 38 बिलियन है, और अक्टूबर के मुकाबले 10% हायर है। अक्टूबर 34 बिलियन था, नवंबर में 38 बिलियन है। और सिर्फ आप यूएस को देखोगे तो गुड्स एक्सपोर्ट्स आर हायर बाय 1.3 बिलियन कंपेयर टू लास्ट ईयर। मतलब ये सारे एक्सेप्शन सब निकल कर यूएस की जो हिट है वो अभी मैनेजेबल लग रहा है। अभी मैंने इकोनॉमिस्ट से अभी उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछा, लेकिन डेफिनेटली करंट अकाउंट डेफिसिट का जो फॉरकास्ट है वो 1.3 चल रहा था % ऑफ जीडीपी, अब
डेफिनेटली वो लोग उसको 1.1 की ओर लाएंगे। लास्ट ईयर 0.7 था, वो अलग बात है, इतना तो कम नहीं होगा, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड नंबर। इसीलिए हमने वो देखा कि जो 90.79 गया था वो एकदम से 90.63 हो गया रुपये, अभी वापस प्रेशर्स है। ये हमें मुकाबला करना चाहिए कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट हम जितने भी कम करें वो डेफिसिट ही है, उसको ब्रिज करने के लिए हर साल हमें कैपिटल फ्लोस चाहिए ही चाहिए, और ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर नेगेटिव में चल रहा है, और लग रहा है डे आफ्टर डे वो एफपीआई सेलिंग घट नहीं रहा, बंद नहीं हो रहा। इसलिए वेदर वी कैन इवन मैनेज दैट स्मॉलर ट्रेड डेफिसिट इज अ प्रॉब्लम। सो रुपी प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग अवे, but it looks more manageable than it looked 1 month ago. yeah. All right, चलिए शुक्रिया लता मैम इस पूरी एनालिसिस के लिए। बिल्कुल, और देखिए 90 जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि 90 सिर्फ साइकोलॉजिकल है, अदरवाइज 89 और 91 में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। पर खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं और थोड़े से और स्टॉक्स की बात करते हैं। बाय द वे वो कॉमर्स मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट चल रहा था राइस स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि जो डंपिंग की बात है वो पूरी की पूरी एक्चुअली नॉन बासमती राइस को लेकर है। इंडिया की तरफ से जो भी राइस एक्सपोर्ट होता है वो एक्चुअली हाँ बासमती राइस है, और वैसे भी जो इंडियन बासमती राइस है वी ऑल नो कि क्योंकि वो वेस्टर्न क्वालिटी है तो वैसे ही उसके रेट जो हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए इंडिया पर कोई डंपिंग का केस नहीं बनता। ये कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं। मीनवाइल एक बार ज़रा चार्ट चेक लेते हैं एक स्टॉक का, यूपीएल का। एक बार यूपीएल लेकर आइए। सोमिल ने पिक किया था इसको, तो एक्चुअली सोमिल पिक कर चुके हैं तो इस पर चार्ट चेक अवॉइड करते हैं दोबारा। कोई और स्टॉक का जो अच्छा लग रहा है इस समय उस पर बात करते हैं। डालमिया भारत सुबह पैनल ने पिक किया था, मैं भूल गया किसने पिक किया था, लेकिन डालमिया भारत पे अच्छा मुँह आया। आशीष बहेती ने पिक किया था। अच्छा आशीष जी अब हैं नहीं इस समय पैनल में हमारे साथ यहाँ पर, लेकिन आशीष जी की वो पिक अच्छी रही। अमित जी डालमिया भारत पर एक बार आप जरा टेक देंगे, क्या व्यू होगा इस पर जिनके पास है? अगर सुबह आवाज़ सुनकर लोगों ने लिया है और वो ग्रिप में है ट्रेड तो क्या करें यहाँ पर? जी अनुज जी, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है सपोर्ट से। स्टॉक ने 2 कैंडल्स में अपना 10 और 20 और आज के सत्र में 50 और 200 डेमा भी रिगेन किया है, तो काफी मोमेंटम है। और पिछले 2 कैंडल्स देखें तो वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा है, तो ये रिवर्सल इज बैक बाय वॉल्यूम्स। पोजीशन आपकी है तो आप बने रहें। स्टॉप लॉस अब हम रिवाइज कर लेंगे लगभग 2075 के आसपास। नियर टर्म के टारगेट्स 2150 से 2175 तक के रहेंगे। ओके 175 तक के नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्टेड है डालमिया भारत पे। और पूरा सीमेंट स्पेस देखें तो पिछले कुछ सत्रों से चल रहा है ये। चलिए अब कैश कॉल भी ले लेते हैं। गाबा सर, सोमिल जी और राजेश सातपते जी से कैश कॉल लेंगे। गाबा सर, कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक्स उठाएंगे? ध्यान है मेरा बिरला कॉर्पोरेशन पे। अब बिरला कॉर्पोरेशन की जो बहुत ही गिरावट हुई है करीब 1550 के आसपास से करीब 1000 के आसपास, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। ट्रेड करा 1085 के आसपास बिरला कॉर्पोरेशन। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1075, 10 रुपए का स्टॉप है। 1120 ये एक पॉसिबिलिटी है, हमारे जाने की संभावना है। हो सकता है स्पिल ओवर ट्रेड कल तक क्लियर हो सकता है बिरला कॉर्पोरेशन। ओके बिरला कॉर्प ये हो गई गाबा सर की पिक कैश कॉल्स में। राजेश जी आपकी पिक? अनुज देखिए मेरी नजर है उषा मार्टिन लिमिटेड के चार्ट के ऊपर, बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। 440, 440 एंड 410 में कंसोलिडेशन था, और ये कंसोलिडेशन लगभग 1 महीना चला, और उसके बाद आज ये प्राइस ऑन वॉल्यूम ब्रेकआउट है। ये मोमेंटम चलेगा करीबन 480 तक, प्रोबेबली 480, 85 ये इसका स्विंग का टारगेट होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो 480 के टारगेट के लिए उषा मार्टिन बाय करे। स्टॉप जो होगा वो रहेगा 454, छोटा सा क्लोज रहेगा। उषा मार्टिन अच्छा लग रहा है राजेश सातपुते जी को, 4.5% अप आज के सेशन में। सोमिल जी कैश कॉल आपका? मेरा कैश कॉल होगा SPFC फाइनेंस। ये स्टॉक में बेसिकली एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू ब्रेकआउट, क्योंकि इस समय ये एग्जैक्टली 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। हाई टॉप हाई बॉटम ऑलरेडी आवरली चार्ट्स पे बनना शुरू हो गया है। स्टॉप लॉस रहेगा 103 पर और टारगेट रहेगा 110। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं 10 सेकंड का और लौटते हैं और इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे फिर।
वेलकम बैक। चलिए राजेश पालवे जी को जोड़ लेते हैं शो में। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस पसंद आ रहा है अनुज जी। अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है और एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे वापस रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है श्रीराम फाइनेंस को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। फ्यूचर्स में अपसाइड के टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब होना चाहिए 895 905 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करेंगे वो करीब होगा 852 के आसपास। वो कहते हैं ना एक अनार 100 बीमार। यहाँ पे एक श्रीराम और दो राजेश। जी हाँ, दोनों राजेश जी ने एक ही स्टॉक पिक किया, श्रीराम फाइनेंस। और खैर कोई बात नहीं, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं क्योंकि आप थे नहीं जब राजेश सातपुते जी ने पिक दी थी। तो खैर एनीवे अच्छा मूव आया श्रीराम फाइनेंस में। अच्छा, मीनवाइल एक और स्टॉक देखते हैं, डिक्सन टेक। डिक्सन टेक आज सुबह हमने पिक भी किया था। आई थिंक मानस ने इस पर ट्रेड भी दी थी सुबह और वहाँ से अच्छा खासा ये ट्रेड ग्रिप में है। मेरे ख्याल से जिस लेवल पर दिया गया वहाँ से 300 रुपये ऊपर है इस समय डिक्सन टेक। मानस आपके टारगेट क्या थे यहाँ पर, और आप जिनके पास है वो अपना स्टॉप लॉस क्या रिवाइज करें? देखिए टारगेट तो बड़े थे, 14,000 के टारगेट थे, तो वो टारगेट अभी भी मेरे ख्याल से अभी भी वही है टारगेट। केवल स्टॉप लॉस को थोड़ा रिवाइज करेंगे ऊपर की तरफ। अब आपको जो स्टॉप लॉस है वो 13,500 के नीचे लगाना है और टारगेट आपको वही सेट करने हैं 14,000 के आसपास के। डिक्सन टेक 14,000 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। और पूरा ईएमएस स्पेस अगर आप देखें एक बार पूरा स्टैक रखिएगा, एम्बर एंटरप्राइजेस, डिक्सन, केन्स सभी में अच्छी खासी तेजी। केन्स थोड़ा 1% नीचे गिरा है, लेकिन एम्बर और डिक्सन ये दोनों काउंटर्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। स्पेशली एम्बर एंटरप्राइजेस टॉप गेनर्स में बना हुआ है। हमारे साथ CNBC TV 18 की उपासना भट्ट है, उनसे समझते हैं कि ईएमएस सेक्टर को लेकर क्या अपडेट्स हैं। उपासना गुड आफ्टरनून। ईएमएस स्पेस में अगर आप देखें तो अच्छी तेजी, क्या वजह? सबसे पहले एम्बर एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। कंपनी ने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री दी अपने एनालिस्ट कॉल में। कंपनी ने अपने FY26 की गाइडेंस बनाए रखी है। उन्होंने बोला है कि वो स्ट्रॉन्ग 13 to 15% आउट परफॉर्म करेंगे इंडस्ट्री से अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में। अगर ओवरऑल FY26 की बात करें तो कंपनी 10 to 15% ग्रोथ अपने RAC सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर रही है और 35 to 40% ग्रोथ इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में एक्सपेक्ट कर रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कंपनी ने ये बताया कि डिमांड काफ़ी इंप्रूव हुई है सिक्वेंशली, बट RAC में जो चैनल इन्वेंट्री का पेन दिखाई दे रहा है काफ़ी क्वार्टर से, वो अभी भी जारी है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि 1 Jan 2026 से न्यू एनर्जी नॉर्म्स भी किकिंग हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो कि कंपनी का सेकंड मोस्ट ग्रोथ ड्राइवर है, वो आउट परफॉर्म करेगा बाकी सारे सेगमेंट से, वो कंपनी ने बताया है। और ये आउट परफॉर्मेंस कंपनी के न्यू क्लाइंट एडिशन और एक्विजिशन से ड्राइव करेंगे। अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी ने ग्रोथ आउटलुक भी काफ़ी अच्छा दिया है अपने सारे सेगमेंट्स का मीडियम टर्म के टाइमलाइन पे। और कंपनी ने ये भी बताया कि वो मीडियम टर्म में जो ऑर्गेनिक एक्सपेंशन है प्रोजेक्ट्स का वो भी काफ़ी अच्छा है। अभी नेक्स्ट आप केन्स टेक्नोलॉजीज़ है, स्टॉक काफ़ी फोकस में रहा कोटक के रिपोर्ट के बाद। कंपनी ने क्लैरिफिकेशंस भी दिए जिससे मध्य नज़र रखते हुए ब्रोकरेजेस ने भी काफ़ी मिक्स्ड व्यू दिए थे। अभी मैनेजमेंट ने अपना अकाउंटिंग और कलेक्शन कंसर्न्स जो स्मार्ट मीटर बिजनेस में है वो भी एड्रेस किया था और ये भी बताया कि स्मार्ट मीटर का ओवरऑल शेयर FY28 तक डिक्लाइन होगा और कंपनी अपना सर्विस मॉडल एग्जिट करके सप्लाई से स्मार्ट मीटर डिवाइसेस का जारी रखेगी गोइंग फॉरवर्ड। अभी स्टॉक आज फोकस में ब्लॉक डील के वजह से स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने ऑलमोस्ट 4.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं 4,206 पर शेयर के, जिससे ओवरऑल डील वैल्यू है 189 करोड़। सो इसके कारण केन्स टेक भी आज फोकस में है। बिल्कुल, शुक्रिया उपासना बताने के लिए पूरे अपडेट्स। और केन्स ब्लॉक डील के बाद आज थोड़ा फिसलता हुआ, वहीं एम्बर पे शानदार ब्रोकरेज रिपोर्ट और एनालिस्ट कॉल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ऑप्टिमिस्टिक साउंड करते हुए मैनेजमेंट, उसका एक अच्छा रिएक्शन एम्बर पर। डिक्सन पे हमने चार्ट चेक लिया, लेकिन शरद अवस्थी जी ने हम लगातार ईएमएस स्पेस पर आपसे चर्चा करते हुए आए हैं। क्या ईएमएस स्पेस में जिस तरीके से हाल के दिनों में हमने उतार चढ़ाव देखा वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर अभी भी बहुत ही सिलेक्टिव रहना है इस स्पेस में? आपकी राय क्या होगी?
देखिए अक्रॉस द फील्ड अगर आप ये बड़े वाले नाम को देखें तो मुझे लगता है ज्यादातर स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। एवरेज में आप अगर ये तीनों नाम देखें, अंबर हो गया, केन्स हो गया, डिक्सन हो गया। केन्स में थोड़ी अबनॉर्मल करेक्शन आई है तो 50 के आसपास के 1 साल फॉरवर्ड पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन अंबर और डिक्सन अभी भी शायद 1 साल फॉरवर्ड पे 60-65 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखती है। हमें लगता है प्रोबेबली पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक बढ़िया बेट हो सकती है, कुछ इश्यूज की वजह से वहां पे भी हमने करेक्शन देखी थी। तो वो एक नाम है जो हम लोगों को लगता है 700 रुपए तक के टारगेट्स वहां आ सकते हैं। 18-19 रुपए की अर्निंग आ सकती है अगले साल। तो वहां अगर 40 के मल्टीपल पे भी अपन सोचते हैं तो वो लगभग अपने को डिसेंट अपसाइड यहाँ से बनती है। बट बाकी ये तीनों चारों स्टॉक में मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन थोड़ी सी मुश्किल है, और अनलेस एंड अनटिल ये लोग ओईएम्स बनने की प्लानिंग में जाते हैं आने वाले समय में, जिससे इनकी मार्जिन्स को सब्सटैंशियल अपलिफ्टमेंट मिलता है, मुझे लगता है काफी मुश्किल है ये वैल्यूएशंस को सस्टेन करना अगले 2-3 साल। ओके, काफ़ी मुश्किल है इन वैल्यूएशंस को सस्टेन करना। आगे बढ़ते हैं, आप धमाकेदार ऑप्शंस के लिए मानस जी, राजेश पालवे जी और अमित जी हैं हमारे साथ। मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए धमाकेदार ऑप्शन के लिए श्री सीमेंट पे मेरा ध्यान है। अगर आप श्री सीमेंट के चार्ट देखें तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर बॉटम तो बना है। स्टॉक ने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो इसमें जो 26,500 का कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 520 रुपए के आसपास के इस ऑप्शन में प्राइस चल रहे हैं। 400 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 850 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। श्री सीमेंट ये हो गई धमाकेदार में मानस जी की पिक, अच्छा करता हुआ सीमेंट स्पेस। अमित जी धमाकेदार ऑप्शन के लिए क्या चुनेंगे आप? जी श्रेया जी, हिंद पेट्रो में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हम सपोर्ट से देख रहे हैं और ये मूव अभी जस्ट बिगिन ही हुआ है, तो यहाँ पे जगह बनती है जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं। 470 का कॉल ऑप्शन, 470 का कॉल ऑप्शन लगभग 8 रुपए, 7 रुपए 90, 8 रुपए पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 5 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 14 के। राजेश पालवे जी आपकी ट्रेड? तो अनुज जी यहाँ पे यूनियन बैंक पे फोकस है, और हमें लगता है यूनियन बैंक में जिस तरीके से अब 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लेके वहां से एक अच्छा पुल बैक का ट्रेड बनाया है। यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी ऑफ अप मूव बनते हुए दिखेगा। यहाँ पे हम 155 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 2 रुपये 90 पैसे के आसपास, उस पर बाय करने की सलाह रहेगी। और टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे इसमें 6 रुपये से 6 रुपये 50 पैसे की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1 रुपये 70 पैसे के आसपास। ओके, यूनियन बैंक ये हो गई राजेश पालवे जी पिक धमाकेदार ऑप्शन में। तो धमाकेदार ऑप्शन के हमने सारे पिक्स ले लिए, श्री सीमेंट, हिंद पेट्रो और साथ ही साथ यूनियन बैंक आया। लेकिन एक स्टॉक लेकर आई है पीवीआर आइनॉक्स, शानदार तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में सुबह से हम जिक्र कर रहे हैं इसका, अभी भी करीब आप देखिए 4% से ज़्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। और बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर फिल्म की जो धमाल एंट्री हुई है पीवीआर आइनॉक्स में, उसका जोरदार असर देखने को मिल रहा है। फिल्म ने आपको बता दें कि 10 दिन में भारत में करीब 350 करोड़ का कारोबार किया है। इसी की वजह शायद पीवीआर आइनॉक्स चल रहा है, या फिर कोई और वजह, ये समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष गुड आफ्टरनून, धुरंधर देखी क्या आपने? देख ली। इनफैक्ट मैं आपसे यही पूछने वाला था कि शायद अभी पैनल पर कोई भी नहीं होगा ऐसा जिसने मूवी नहीं देखी होगी। बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपने देख ली? मैंने देखी सर ने भी देखी उस दिन। सर ने तो शायद स्टार्टिंग में देख ली थी। मैंने स्टार्टिंग में देख ली थी। ये कौन सी फोटो? अच्छा वो दूसरी फोटो थी। बट मैं सच बताऊँ ना, देखिए फिल्में ब्लॉकबस्टर कैसे बनती हैं? फिल्में ब्लॉकबस्टर बनती हैं जब आप एक ही फिल्म को 2 बार 3 बार देखने का। मतलब एक बार तो खैर हर कोई देखे ही, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है, मैं जानता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग जो 2 बार देख चुके हैं। मैं खुद दूसरी बार देखने की प्लानिंग कर रहा हूँ। हाँ। और क्योंकि वाकई में ज़बरदस्त फिल्म है, वाकई में ज़बरदस्त फिल्म है। मुझे बस एक हल्की सी शिकायत आप कह सकते हैं उसको, कि जो वायलेंस दिखाई गई है वो शायद थोड़ी ज़्यादा हो गई। बट मतलब थोड़ा सा स्पेशली जो ब्लड वगैरह दिखाया गया, करके देख रही थी सर। वो शायद मैं मतलब उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। मतलब इन अ सेंस कि सिनेमा में कई बार वार्निंग के साथ आप कह सकते हैं कि सीन्स थोड़े ऐसे होंगे। आई थिंक इसमें हमने कुछ किसी और फिल्म के भी सीन्स डाल दिए हैं फुटेज में, पर सिर्फ धुरंधर के नहीं चल रहे हैं, किसी और फिल्म के भी बाई चांस इसमें लग गए हैं शॉर्ट्स। खैर कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल सही कहा आशीष ने। आई थिंक ऐसा ही कोई होगा जो अब इस फिल्म के बारे में चर्चा ना कर रहा हो। और जब शुरुआत हुई थी, आई थिंक बहुत रेयर होता है कि सेकंड वीकेंड फर्स्ट वीकेंड से बड़ा होता है किसी फिल्म के लिए। वो तभी होता है
जब फिल्म अच्छी होती है। वरना आज की डेट में अगर आपकी स्टार कास्ट अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, पहला वीकेंड तो अच्छा हो ही जाता है, उसमें तो कोई सबको देखनी होती है वो तो। लेकिन दूसरा वीकेंड में भी अगर फिल्म अच्छा करे तो इसका मतलब वो बहुत शानदार है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अभी एवेटर भी आ रही है एक्चुअली, तो एवेटर खुद बहुत अच्छा करेगी, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि इसके बावजूद भी अच्छा करेगी। लेकिन इशू क्या है कि पीवीआर आइनॉक्स पहले भी कई ब्लॉकबस्टर्स आई लेकिन स्टॉक नहीं चला, लेकिन इस बार भी अगर आप देखें तो 4% ही चला है, वैसे ज़्यादा चलना चाहिए था मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा ऑफ आइज हुआ है सर, 7-8% की तेज़ी दिन के दौरान देखने को मिली थी और काफ़ी लंबे समय के इंतजार के बाद इतनी कोई अच्छी मूवी आई, शायद इसी के चलते बढ़िया रिस्पॉन्स है। और जैसे कि हम स्टार्टिंग में आपको बता रहे थे कि सिर्फ 10 दिनों का जो कलेक्शन है 350 करोड़ का प्लस है। अगर आप वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन देखें तो 530 करोड़ के आसपास, मोर देन 500 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला है। अब पुष्पा है, डंकी है, वॉर है, इनके जो लाइफ टाइम कलेक्शंस है इसे पार करने की तैयारी है। और हो सकता है क्योंकि अभी साल खत्म होने में कुछ दिन बचे हुए हैं कि इस साल की सबसे बेहतरीन बेस्ट कलेक्शन करने वाली मूवीज़ बन जाए। और इसी के चलते कुछ डेटा भी है मेरे पास, जैसे कि कांतारा चैप्टर 1, इसमें अगर आप देखें तो अक्टूबर 2025 में आई थी, 850 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था। छावा, इसकी भी कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन साल की शुरुआत में मूवी आई थी, फेब में आई थी, 800 करोड़ प्लस इसने कमाए थे। और सैयारा, इसका तो सोशल मीडिया पे अलग टाइप का हाइप था, इसकी भी हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी, 580 करोड़ के आसपास का कलेक्शन देखने को मिला था। लेकिन धुरंधर अभी 530 करोड़ नॉट आउट है। और ख़ास बात है कि ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है कलेक्शंस में, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखेंगे कि पीवीआर अब इन कलेक्शन के डेटा पर कैसे रिएक्ट करता है। बिल्कुल 500 करोड़ प्लस, और अभी तो खैर चल रहा है। और देखिए, लाइफ में कहते हैं कि सेकंड चांस सबको मिलता है ना। अक्षय खन्ना, अब आज उनकी 2 मतलब छावा में भी उनका रोल था, नेगेटिव रोल था, और यहाँ भी 50 साल की उम्र में आके सक्सेस वापस मिल रही है। बॉबी देओल के साथ भी हुआ था। तो मैं तो 45 का हूँ, तो आपका सेकंड चांस बाकी है सर। खैर अभी तो फर्स्ट चांस ही ठीक ठाक चल रहा है, तो ठीक है, सेकंड चांस का कोई इतना वो नहीं है। और ब्लॉकबस्टर होगा फिर। नहीं, खैर हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन फिल्म मतलब चलो ठीक है, अच्छी बात है कि फिल्में। और थोड़ा सा एक मैं अमिताभ बच्चन का एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था, काफ़ी वायरल हो रहा था वो, कि उनसे पूछा गया था कि हिंदुस्तान में इतना फिल्मों को लेकर क्रेज़ क्यों है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ यही है, फैक्ट है ये। हम मतलब एंटरटेनमेंट को लेकर और क्या होता है आपके पास, बाकी तो कहीं जा नहीं सकते, आधी जगह जाने से डर लगता है ट्रैफिक को लेकर। तो इसके लिए जो सबसे पास का हॉल होता है वहीं पे जाकर आप पिक्चर दिखाते हैं, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे। खैर एनीवे, शरद जी, पीवीआर चलता क्यों नहीं स्टॉक? लेकिन इतने एक के बाद एक फिल्में आ रही हैं, सब अच्छा, 500 रुपये का पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, F&B रेवेन्यू सब इतना अच्छा है, फिर भी स्टॉक नहीं चलता समाओ। देखिए, मुझे लगता है एक तो वो F&B वाला जो रेवेन्यू वाला पार्ट है वो सबके लिए थोड़ा सा पेन पॉइंट है। लेकिन अब चूंकि ये 4 घंटे की मूवी है तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग F&B रेवेन्यूज को भी बूस्ट करेंगे इस मूवी को देखने में। मेरा मानना है कि देखिए, इंडस्ट्री डायनामिक्स के हिसाब से एक लार्ज मल्टीप्लेक्स को सक्सेसफुल होने के लिए 7 से 8 ऐसी सुपरहिट मूवीज चाहिए एक साल में, जहां वो पैसा कमा सके अब नॉर्मली। कुछ सरप्राइज होती, लो बजट मूवीज जो पैसा बना जाती, लेकिन जो ब्लॉकबस्टर मूवीज पिछले कुछ सालों में आपको एवरेज में 4 से 5 ही मिली है या 3 ही मिली है ऐसी ब्लॉकबस्टर जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है। तो जब तक ये 7 से 8 का नंबर नहीं आता है, इनको प्रॉब्लम होगी। प्लस मर्ज एंटिटी में डेट वगैरह का ओवरहैंग भी काफी आ गया था, उसको उन्होंने रैशनलाइज कर दिया है। तो मैं तो काफी बुलिश रहा हूँ, हालांकि प्राइस परफॉर्मेंस वैसी आई नहीं है। मुझे लगता है अभी भी अगर जिस टाइप के नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे अवतार हो, चाहे धुरंधर का पार्ट 2 हो, वो भी शायद इसी फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस साल तो एटलीस्ट नंबर्स काफी बेटर रहेंगे, और अगर अगले साल ऑनवर्ड्स भी जैसे जैसे स्क्रीन प्ले और एडिटिंग वगैरह मोर और लेस सब पोस्ट कोविड सॉर्ट आउट हुआ है मूवीज का, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल लॉन्चेस वगैरह भी स्ट्रांग रहेंगी। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 50 रुपए के आसपास की अर्निंग कंपनी डिक्लेयर करेगी। डेट वाला ओवरहैंग कंपैरेटिवली काफी कम हो गया है, तो 35-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो इनिशियली आप 1500 रुपए और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है 2000 रुपए तक के टारगेट्स में उम्मीद कर रहा हूँ। बट हाँ, अभी तक रिसेंट परफॉर्मेंस काफी मुश्किल रही है, और मूवीज पे ये कॉल लेना काफी मुश्किल है कि 7-8 ऐसी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स निकले ओटीटी के एडवेंट के साथ। बट मेरे को ये लगता है कि ग्रेजुअली जो ओटीटी का क्रेज था वो थोड़ा सा डाई डाउन हो रहा है, एंड वी आर गोइंग बैक टू मूवीज। तो मेरे हिसाब से वो इनके लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। और बाकी जो इनिशियली इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए हैं, उसका भी फायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। तो मैं काफी बुलिश हूँ, और उसको थोड़े समय से बुलिश रहा हूँ, हालांकि प्राइस मूवमेंट वैसी नहीं आई है,
तो मुझे लगता है अभी भी मैं 1500-2000 रुपए के लॉन्ग टर्म टारगेट्स दिखता हूँ। चलिए 1500-2000 के अभी भी टारगेट हैं यहाँ पर। मार्च 2026 में शायद पार्ट 2 आएगा, इसका बात हो रही है। अच्छा, इन्होंने OTT से अडेप्ट किया अपने आप को। जो मुझे लग रहा है, इन्होंने जो ये फिल्म बनाई है उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके 7 चैप्टर में पहली फिल्म बनाई है। तो मुझे लग रहा है कि इसकी जब OTT रिलीज़ होगी तो शायद उसको एज एक्सपेरिमेंट बेसिस हो सकता है कि आगे जाकर एज सीरीज़ भी उसको दिखा सकें। मतलब 7 अलग अलग इंडिविजुअल एपिसोड, 4 घंटे की फिल्म है, तो कई बार अगर आपको 1 घंटे की तो 40-40 मिनट का तो एक एपिसोड होगा ही। कर सकते हैं ना आप, बिल्कुल। खैर चलिए, एनीवे 4 का चौका ले लेते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ जी हैं हमारे पास, और शरद अवस्थी जी हैं हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। तो बताइए मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? तो देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ध्यान है, उसमें से IOC को पिक करेंगे। IOC में एक फ्रेश ब्रेकआउट है, तो इसका 170 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹2.30 35 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। ₹1.30 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और ₹5 के टारगेट सेट करने हैं। इसी का 170 का कॉल लेना है आपको। ये मानस जी की पिक हो गई। अच्छा करता हुआ ये स्टॉक। FNO सुपरस्टार के लिए राजेश पालवे जी, आपकी पिक क्या होगी? तो श्रेया जी, यहाँ पे डालमिया भारत पसंद आ रहा है। स्टॉक में 3rd कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी कंफर्टेबली अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम टुवर्ड्स 2140 2150 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बाय करने की सलाह, 2150 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2075 के आसपास। अमित सेठ के पास चला जाए। अमित जी बताइए आपका ट्रेड। जी अनुज जी, मैं जाऊंगा IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में रहा है। रिसेंटली स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था और यहाँ पे एक मिनी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आज हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों की वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसे बाय करें। 82 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 88 रुपीज से रहेंगे IDFC फर्स्ट बैंक में। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक ये चार्ट का चमत्कार के लिए पिक हो गई अमित जी की। अब मिड कैप फंडा ले लेते हैं। शरद अवस्थी जी, मिड कैप फंडा बताएं। जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा ब्लू डार्ट एक्सप्रेस कंपनी। कुरियर लॉजिस्टिक्स की देश की जानी मानी कंपनी है। एयरवेज पे उनका अपने प्लेन्स हैं और डोमिनेंट शेयर है वहाँ पे। लैंड बिजनेस पे भी वो लगातार लैंड वाले हिसाब में भी वो अपने आप को लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं। लार्ज प्रेजेंस है, लगभग 50-60% रेवेन्यू BFSI और ई-कॉमर्स से आता है, जहाँ हमें लगता है कि काफी रोबस्ट ग्रोथ रहेगी। रिसेंटली कंपनी ने प्राइस इंक्रीजेस वगैरह भी लिए हैं। तो सेकंड हाफ हमारा ये मानना है कि काफी बढ़िया रहेगा। पिछले क्वार्टर के नतीजों के बाद भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। तो हमारा मानना है कि अगले साल भी ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहेगी और FY27 में लगभग 200 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी डिक्लेयर करेगी। 35-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 7000 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से ब्लू डार्ट 7000 तक के लक्ष्य एक्सपेक्टेड हैं। तो ये हो गई पिक मिड कैप में। हमने 4 का चौका की शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस जी ने सुझाया सस्ता ऑप्शन और यहाँ पे IOC की कॉल लेनी है आपको। 170 की 5 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1.3 का स्टॉप लॉस लगाएं। FNO सुपरस्टार के लिए राजेश पालवे जी ने चुना डालमिया भारत। यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 2150 तक की टारगेट है। 2075 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ जी की तरफ से आया है IDFC फर्स्ट बैंक। यहाँ पे उनका चार्ट अच्छा लग रहा है। 88 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 82 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ब्लू डार्ट आया मिड कैप फंडा में शरद जी की तरफ से और 7000 तक की शुरुआती टारगेट देख रहे हैं वो। लंबी अवधि के लिए बाई का ऑब्वियसली कॉल है यहाँ पर। तो ये 4 का चौका की हमने आपको सारे पिक्स बता दी। अब ONGC रखिएगा स्क्रीन पर। ONGC जैसे कि हम बात कर रहे थे गिरावट का शिकार हुआ है और दरअसल एक्सिस कैपिटल की एक रिपोर्ट आई है इस पर, और इस रिपोर्ट में क्या चिंताएं बताई गई हैं ये समझ लेते हैं आशीष से। आशीष, क्या हो गया ONGC में जो इस कदर टूट रहा है आज स्टॉक? देखिए, एक तो ये स्टॉक बिल्कुल चल नहीं रहा है और उसके बाद एक्सिस कैपिटल की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आ रही है, वो भी बिकवाली के राय के साथ 205 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। यानी इस भाव से देखें तो और 14% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दरअसल ये बता रहे हैं कि एक तो क्रूड ऑयल की जो कीमतें लगातार दबाव में, ये बढ़ नहीं रही और इसी के चलते देखें तो मुनाफे में 20% की गिरावट देखने को मिल सकती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकी रिपोर्ट में लिखा है कि ONGC का मेजर जो प्रोडक्शन देखें, जो ऑयल फील्ड्स है, ये बड़ी पुरानी हो चुकी है और इसी के चलते ये एजिंग जो इफेक्ट आता है
तकरीबन 7 से 7.5% हर साल जो है यहाँ पर प्रोडक्शन गिरता रहता है और FY27 के लिए जो क्रूड का आउटलुक है अभी तक किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में अच्छा नहीं बताया गया। इनका फोरकास्ट है कि $65 प्रति बैरल के आसपास FY27 में क्रूड आपको देखने को मिल सकता है और इसी के साथ इनका जो है एक तो कीमतें नहीं बढ़ रही, प्रोडक्शन भी घट रहा है, तो इसका एक डबल इम्पैक्ट है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि स्टॉक बिल्कुल चलने का नाम ही नहीं ले रहा है, चाहे पिछले 6 महीने में देखें या एक साल में ऑलमोस्ट गिरावट यहाँ पे 7 से लेकर 9% की देखने को मिली है। वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक आपको जरूर सस्ता लग सकता है, सिर्फ पी अगर आप देखें तो 10.5-11 टाइम्स का है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनकी रिपोर्ट में कहा गया कि अगर आप इनके 10 साल के औसत एवरेज को देखें तो ये 30% के प्रीमियम पर चल रहा है, लेकिन 5% की डिविडेंड यील्ड भी है। इसी के चलते शायद ऐसा लग रहा है कि ऑफलोज की रिकवरी आ गई, लेकिन FY27 भी इस स्टॉक के लिए काफ़ी चैलेंजिंग नजर आ रहा है। बिल्कुल, काफ़ी चैलेंजेस हैं और जैसा कि आपने बताया आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1 महीने में करीब आप देखिए 6% टूटा ये स्टॉक, 6 महीने में 10 से 11% की यहाँ पे गिरावट आती हुई नजर आई है। अमित सेठ जी, आप देखेंगे ONGC का काउंटर, काफ़ी पेन इस काउंटर में, और क्या शॉर्ट साइड की ट्रेड बनती है यहाँ पर? ब्रोकरेज की तरफ से सेल की कॉल आई है। जी शेयर जी, एक्सट्रीमली वीक काउंटर है कि जैसे आपने कहा, और कंटिन्यूसली यहाँ पे लोअर हाइस बन रहे हैं, की मूविंग एवरेजेस के नीचे है, लेकिन इसका सपोर्ट जोन लगभग 232 के आसपास है। अगर आज की कैंडल के हम लोअर शैडो देखें तो स्टॉक ने वहीं से रिवर्स दिया है, तो वीक तो है, लेकिन इन लेवल्स पे इसको शॉर्ट नहीं करेंगे। या तो सेल ऑन राइज की रणनीति लगभग 239-240 के आसपास, या तो फिर 232 के लेवल्स कन्विंसिंगली ब्रेक हो तो फ्रेश शॉर्ट बनता है। फिलहाल हम इसे अवॉइड करेंगे। ओके, फिलहाल इसको अवॉइड करेंगे। एक चार्ट चेक वापस लेंगे HCL टेक का। आई थिंक आज सुबह हम बात कर रहे थे इसकी गोल्डन क्रॉसओवर की। HCL टेक मोर और लेस वो गोल्डन क्रॉसओवर कंफर्म हो रहा है यहाँ पर, और डे हाई पर स्टॉक आज सुबह का ChatGPT स्टॉक था हमारा, इसमें अच्छा मूव आ रहा है। मानस जी, HCL टेक क्या व्यू रहेगा इस पर? देखिए, 1500 रुपए से लगातार हायर टॉप हायर बॉटम स्टॉक बना रहा था। पिछले हफ्ते हमने कंसोलिडेशन देखा, एक पॉज देखा, लेकिन आज के कैंडल को देख के लग रहा है कि शायद रैली रिज्यूम हुई है। स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही वो अपने रीसेंट हाई, जो कि मेरे ख्याल से 1695 का है, उसको ब्रेक करके 1720 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा 1667 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कैश टेबल है। ओके, HCL टेक पर फिलहाल ये व्यू, और आपकी स्क्रीन पर HCL टेक 1% अप, लेकिन निफ्टी लेकर आइए 14 अंक नीचे 26,031 के लेवल पर, 26,47 का अभी तक का हाई। बैंक निफ्टी 109 अंक ऊपर, लेकिन 26,100 पार अभी तक नहीं कर पा रहा। सर, अभी क्या फ्रेश व्यू बन रहा है? निफ्टी उसी स्तर पर है फिलहाल। देखिए, न्यूट्रल जोन में आके रेजिस्टेंस मिलेगी। आज सुबह भी हम ये बात करते हैं 26 की लोअर लेवल पे बाइंग, लेकिन रेजिस्टेंस रहेगी 26,050 से 26,100। इनफैक्ट 26,050 से 26,100 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि न्यूट्रल जोन मतलब जैसे ही मार्केट ऑन अ बिग डाउन डे ग्रीन मारने की कोशिश करता है, कोई ना कोई प्रोग्राम सेलिंग आ जाती है यहाँ पर श्रेया, लेकिन यहाँ भी क्लोज हो गए तो अच्छा है, यहाँ भी क्लोज हो गए तो अच्छा है। अच्छा, एक बार US फ्यूचर्स अगर दिखा सकें तो दिखाइएगा। वैसे हालांकि अब हम बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं US मार्केट से, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है वहाँ पर, लेकिन अच्छी तेज़ी है US फ्यूचर्स में, और अगर यही डिसेंट रिकवरी प्ले आउट होती है US में भी, तो आई थिंक लेट्स सी टुमारो, मतलब कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी भी है। आई थिंक अगर आप ऑप्शंस का डेटा देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा बिल्डअप है वो 26,000 की पुट में है, करीब 3 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर आउटस्टैंडिंग, और 26,000 की पुट अभी भी 44 रुपये पर है। तो कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि 26,000, 25,950, 26,000 मार्केट शायद रिस्पेक्ट करना चाहता है। एक बार दिखाइएगा मुझे 26,000 का पुट। कॉल में अगर आप देखेंगे तो जो 26,100 की कॉल है उसमें कोई बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है वैसे, तो मुझे लग रहा है कि कल अगर क्यूज़ अच्छे रहे, सब कुछ ठीक रहा, और अगर आपने 26,100 क्रॉस कर लिया कल गैप अप में, तो फिर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है यहाँ पर और ज़्यादा। लेकिन जो भी है अभी तक का क्लोज तो ठीक ठाक ही रहा है। चलिए अब एक काम करें, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद शायद आई थिंक हमारे जो अगले गेस्ट हैं देवेन चौकसी, वो भी रेडी होंगे हमारे साथ, तो आते हैं 10 सेकेंड में।
वेलकम बैक। चलिए, थोड़ा सा मार्केट में वापस कोशिश हो रही है डे हाई क्रॉस करने की। एक बार हिंदुस्तान जिंक लेकर आएंगे वापस जरा। आज सुबह थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन वापस देखिए किस तरीके से स्टॉक गया, लेकिन वापस कोशिश कर रहा है डे हाई की तरफ बढ़ने का। राजेश सातपुते जी, हिंदुस्तान जिंक क्या भी होगा स्टॉक पर अब? अनुज देखिए, मुझे लगता है ये कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड है और ये कहाँ तक जा सकता है। मैं पोजिशनली बात करूं, मोमेंटम तो हमने पहले ही खेल लिया। मेरे हिसाब से ये 620 से लेके 650 तक का मूव देगा, लेकिन उसके लिए एक डिप की जरूरत है। अगर कोई पोजिशनल लेना चाहे तो थोड़ा सा वेट करे। मोमेंटम कंटिन्यूएशन में तो अभी फिलहाल चेस ना करे। तो चेस करना है या एंट्री करना है तो प्रोबेबली 550 530 ऑड लेवल जो करेक्शन मिलेगा, दैट विल बी द एंट्री अपॉर्चुनिटी। टारगेट जो रहेगा, जैसे मैंने कहा, 620 प्लस का। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट तैयार हैं। नया साल दूर नहीं है, अब हम आउटलुक 2026 की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए डी आर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोकसी जुड़े हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। 2025 थोड़ा टफ साल रहा है एक्विटीज़ के लिए। अगर आप कुछ सेलेक्टिव लार्ज कैप्स में रहे, अगर आप बैंक्स में रहे तो फिर भी पैसा बना, लेकिन अगर आप ब्रॉडर मार्केट में रहे तो काफ़ी पेन भी झेलनी पड़ी लोगों को। अब आपका व्यू क्या है 2026 के लिए? Good afternoon, Anuj. I think the long answer to this question would be difficult इस फॉर्मेट के अंदर, बट शॉर्टर आंसर के हिसाब से प्रयत्न करूंगा। I think more importantly, the corporate sector is showing a good signs of growth from current levels. दो जगह पे, एक तो वॉल्यूम लेड ग्रोथ आ रहा है और दूसरा एफिशिएंसी लेड ग्रोथ आ रहा है, पर्टिकुलरली बाय वे ऑफ सेविंग in the area of power cost, by saving in the area of energy cost, और saving in the area of even logistic cost. तो ये efficiency led जो growth आ रहा है, वो growth सीधा margin के अंदर contribute होता है, और volume led जो growth आ रहा है, definitely I think that is showing the outcome over the GDP rate of growth in the economy. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये फैक्टर बहुत strong फैक्टर गिना जाना चाहिए। उसके अंदर बेनिफिट जो इसको मिलने जा रहा है, वो कंपनियां हैं जिनके पास एक क्षमता है कि जो नए तरीके से कारोबार को कर सके। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग क्षेत्र के अंदर आपके पास एयूएम बड़ा होना जरूरी है, बट एयूएम के साथ में आपको डिसबर्स करना फिनटेक के माध्यम से वो और उससे ज्यादा जरूरी है। तो जो कंपनियों के पास ये फैसिलिटी बन चुकी है, उनके लिए आई थिंक समय अच्छा रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। Be it, I have taken an example of banking segment. I can take example of even companies like Lever और ITC, कि जहाँ पे उन लोग ने अपने लॉजिस्टिक और उनके डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है, उनको काफी हद तक they have brought it onto the platform like ONDC. तो फिनटेक के माध्यम से वो काम कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कंपनियां ये तरीके से तैयार हुई है, उनके लिए 2026-27 का साल एक बहुत अच्छी प्रॉमिस के साथ में शुरू होने जा रहा है। और जो कंपनियां ने शायद ये तरीके से अपने को इक्विप नहीं किया है, उनके लिए शायद ग्रोथ कंपेयर टू अदर्स आई थिंक रिमेन्स लिटिल बिट म्यूटेड। सो ओवरऑल द ब्रॉडर मार्केट, आई एम नॉट कंप्लीटली श्योर, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर टू मी कि जो कंपनियों के पास लार्जर कैपेसिटी है, जिन्होंने लार्जर अपना इम्प्लीमेंटेशन किया है फिनटेक प्लेटफॉर्म के साथ में या कंज्यूमर टेक प्लेटफॉर्म के साथ में, उनके लिए मेरे ख्याल से आई थिंक अपॉर्चुनिटी बेटर रहेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं देवेन जी आप मार्केट्स को लेकर। गुड आफ्टरनून। लेकिन अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक हूँ, आपने ओवरऑल मार्केट पर बात की, 2025 में अगर एक आध स्पेसेस की बात की जाए तो कैपिटल मार्केट स्पेस ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना कर दिए हैं। क्या 2026 कैपिटल मार्केट के लिहाज से भी एक बेहतर साल साबित होगा, आपकी राय? तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल ग्रोथ कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज के साथ जो कंपनियां हैं, मार्केट इंटरमीडिएट कंपनीज जो हैं, उनके ओवरऑल ग्रोथ बना रहेगा। मे बी 2025 के अंदर आपको एक अच्छा जंप मिला, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई थिंक दे वर अंडर पेनिट्रेटेड इन द मार्केट। 2025 के अंदर उसका एक रियलाइजेशन हुआ, दैट इज वेयर आई थिंक द लार्जर अमाउंट ऑफ फंड एलोकेशन हैज टेकन प्लेस इनटू मार्केट इंटरमीडिएरी स्पेस, व्हिच इंक्लूड्स स्टॉक मार्केट, द डिपॉजिटरीज, इवन द रजिस्ट्रार्स इन ब्रोकर्स आल्सो एट द सेम टाइम। मैं ऐसा समझता हूँ कि 2026 के अंदर आई थिंक ये ग्रोथ के साथ में जुड़ा रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन काफी हद तक स्केल अप हो चुके हैं। तो शायद वैल्यूएशन के अंदर एक्सपेंशन ना मिले, परंतु ग्रोथ के साथ में आपका जो वैल्यू बढ़ना चाहिए वो वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। सो मे बी वॉट एवर यूर एक्सेप्शनल ग्रोथ दैट मे नॉट बी सीन इन 2026-27, बट यू विल बी सर्टेनली सीइंग हायर लेवल ऑफ ग्रोथ, क्योंकि जीडीपी शायद नॉमिनल रेट पर 10% के आसपास ग्रो हो रहा है
और मार्केट इंटरमीडिएरीज करीबन 20 या 25% के आसपास ग्रो हो रहा है. So certainly, I think you will be seeing the faster rate of growth, I think, in the company's profit performance, and so would be the value increase will happen. So yes, I think you have to actually look at the company to company specific. This is the broader direction that we get for market intermediary companies. ओके. अच्छा देवेन जी, एक स्पेस जहाँ बहुत पैसा बना है पिछले कुछ हफ्तों में, वो है कमोडिटीज. यहाँ पर आपका पॉजिटिव व्यू है क्या? Yeah, Anuj, I think we are extremely bullish about the prospects of commodities. Particularly, I think जो हिसाब से डेटा प्रोसेसिंग का कार्यक्रम बढ़ते जा रहा है, उसके साथ में जो बिजनेसेस जुड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर का बिजनेस है, आई थिंक उसका हमें एक आई थिंक काफी हद तक कन्विक्शन मिल रहा है. Because power and power utilities will also be expanding simultaneously along with the data processing. And as a result of which, I think we are going to see the larger amount of consumption of copper. Similarly, aluminum as a conductor, we are going to see the larger amount of consumption for aluminum. The storage of power into the batteries, in particular industrial batteries, वहाँ पे zinc जैसी commodity का हमें I think एक conviction मिल रहा है कि trend is going to remain larger than before. As far as I think the storage of power is concerned, because we are building the renewable capacity in a significant manner. Silver as a medium, particularly as an industrial commodity, again I think goes into the computing power. So मैं ऐसा समझता हूँ कि जो सिलेक्टिव कमोडिटीज है उनके लिए डेफिनेटली पाथ बहुत क्लियर है. जो फेरस मेटल है, जैसे हम स्टील की बात करें, तो शायद उसके अंदर भी ग्रोथ क्लैरिटी मिल रही है. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक बिकॉज दे आर पुटिंग इन द एनर्जी विच इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसके अंदर स्ट्रक्चरली आपकी एनर्जी कॉस्ट एज ए परसेंटेज ऑफ सेल इज कमिंग डाउन. करीबन 50 से 55% के बीच में आज की तारीख में एनर्जी कॉस्ट है. सपोज स्टील की बात करें तो मुझे लगता है कि आई थिंक स्ट्रक्चरली इट हैज अ पोटेंशियल टू कम डाउन ओवर नेक्स्ट 3 to 5 years to around 25 to 30%. So that is going to be a big saving as a direction call is concerned on the energy side. So we remain selectively bullish about most of the metal commodity segment, largely because of the growth as well as the saving in the consumption of energy, etc. ओके, बुलिश साउंड कर रहे हैं आप पूरे मेटल स्पेस को लेकर. इनफैक्ट कमोडिटीज़ की भी आपने चर्चा की देवेन जी, लेकिन 2025 में काफ़ी मायूसी हाथ लगी है इन्वेस्टर्स को, नो डाउट. 2026 में एक आध ऐसा सेक्टर अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए तो मोस्ट वेलकम सर, जहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिल सके, जहाँ पे थोड़ा सांत्वना मिले निवेशकों को. तो 2026 में वो कौन सा स्पेस या स्टॉक होगा? तो श्रेया, हम हर इन्वेस्टर को बोलते हैं कि मोमेंटम को आप चेज मत करो. अगर आप मोमेंटम चेज करना चालू करोगे तो शायद आपको 1 या 2 क्वार्टर शायद मिल जाएगा अच्छा अपॉर्चुनिटी, परंतु सस्टेनेबल रिटर्न आपको पोर्टफोलियो में चाहिए तो शायद मोमेंटम की जगह आपको वैल्यू के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. और हमें जहाँ पे वैल्यू दिख रही है इन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल बैंकिंग क्षेत्र का लिया, उसके अंदर जो कंपनियां ने फिनटेक को अपने साथ में जोड़ दिया है, वो कंपनियां करीबन मार्केट रेट ऑफ ग्रोथ से 2 या 3 गुना ज्यादा फास्ट ग्रो हो रही है. So they will probably give you better return compared to the entire BFSI segment or the banking segment and BFC segment. Similar approach I think is there for even say HUL, ITC जैसी कंपनी कि जो लोग अपने माध्यम के अंदर ONDC जैसा प्लेटफॉर्म, कंज्यूमर टेक का प्लेटफॉर्म ऐड कर रहे हैं, those companies are basically saving on the cost and they will be growing faster in their business along with the savings, etc. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई एक क्षेत्र के ऊपर आपको नहीं फोकस करना है, आपको कंपनियों को उनके अंदर देखना है. वी बिलीव दैट डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बेटर होने के कारण ऑटो एंसिलरी वुड रिमेन इन द प्रेफरेंस बुक. रियल एस्टेट पर्टिकुलरली जो कंपनियां लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के अंदर काम कर रही है, उनके लिए हमें एक ज्यादा उम्मीद है. दे विल बी प्रोड्यूसिंग बेटर रिजल्ट्स, बट अगेन आई थिंक वन विल हैव टू लुक एट द इंडिविजुअल कंपनी स्पेसिफिक फ्रॉम द एंगल व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड जस्ट नाउ. देवेन जी, ईएमएस स्पेस में क्या व्यू आपका? डिक्सन, केन्स, एम्बर, काफी करेक्शन हुई यहाँ पर. अनुज, आई थिंक द करेक्शन प्राइस के अंदर जरूर हुई है एंड आई थिंक एट द सेम टाइम आई थिंक देयर ग्रोथ रेट हैज नॉट कम डाउन. दे विल कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर. दैट इज गिवन बिकॉज उनके जो कस्टमर सेगमेंट है, दे आर डेफिनेटली एडिंग मोर अमाउंट ऑफ बिजनेस टू देयर पोर्टफोलियोज. मेरा जो ज्यादा कंसर्न है ये कंपनियों के अंदर, ये कंसर्न वैल्यूएशन के माध्यम से है.
most of these companies, even though on a higher growth rate, I think are putting at a fabulous valuation ratio even today after corrections. So मैं ऐसा समझता हूँ कि that is going to be a challenge as far as the companies are concerned, investors are concerned. Companies may do well, profit performance will come better, but मैं नहीं मानता हूँ कि price performance equally smart रहेगा, because आपने valuation बहुत reach रखे हुए हैं. शायद FY 27-28 के value के ऊपर most of the EMS companies are today operating. जो इन्वेस्टर अगर अपने पैसे निकालना चाहेगा प्रॉफिट करने के माध्यम से, वो शायद इतने रिच वैल्यूएशन को पहले एनकेश करेगा, ऐसा मेरा मानना है. So that is the reason for which I would remain a little bit more careful, even though I think I am convinced about the business prospects for them. ओके देवेंद्र जी, अगर 2026 की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, तो क्या अगर पोर्टफोलियो बनाएं तो क्या ज़्यादा रुझान मिड कैप या स्मॉल कैप की तरफ रखें, क्योंकि एक रैली यहाँ पर भी ड्यू है, या फिर थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा लार्ज कैप की तरफ हो? कैसा पोर्टफोलियो मेंटेन करें? Capital safety के ऊपर ज़्यादा है, so we would like to protect the capital more than I think paying the momentum or the growth at this point of time. So our allocation of money in PMS also is largely towards the large caps. And we believe that I think these large cap, which are basically having a big size, तो उनको एक benefit ज़्यादा मिलता है, because already उनकी capability ज़्यादा है deliver करने की. So big is getting bigger is our mantra in this kind of an environment. तो हम मानते हैं कि I think some of the larger companies जिसके पास capability to deliver is better, they would be relatively better off in next financial year, that is 26-27. ओके नोटेड देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए. शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए. चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर फ्लैट क्लोज की तरफ ऑब्वियसली बढ़ने को यहाँ पर. और बैंक निफ्टी इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये भी थोड़ा सा फिसला जाते जाते अभी भी करीब करीब 98 अंक ऊपर है. क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? आप कैरी करेंगे कल के लिए या फिर आज भी न्यूट्रल जाएंगे? नहीं कैरी करेंगे. आज फ्राइडे को था न्यूट्रल व्यू, आज तो मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया है कि आज आप कैरी करें. और देखिए इतने ख़राब ग्लोबल के ऊपर भी, वैसे तो अगर जिन्होंने फ्राइडे में भी कैरी किया होगा, अगर उन्होंने थोड़ी हिम्मत रखी होगी तो उनका भी लॉस नहीं हुआ होता है ना, क्योंकि मार्केट फ्लैट ही बंद हो रहा है. लेकिन इंटरडे में तो एक बार के लिए तो आपको बड़ा लॉस देखने को मिला ही होगा. अब कल मुझे लग रहा है कि आपको जितने आज सुबह खराब ग्लोबल की उससे तो बेटर ही मिलेगा. एंड इन दैट केस एक चांस है कल गैप अप का. और अगर नहीं भी हुआ तो भी आज मार्केट ने एक टेस्ट पास किया है श्रेया, और आई थिंक आज मार्केट ने आपको एक रीजनेबल स्टॉप लॉस दे दिया है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट 20 डे में आज का लो 59,100 के करीब, 59,050 को मैं नहीं मानता उतना, 59,100. और निफ्टी में आज का लो एग्जैक्ट अगर आप देखें तो 25,900, एग्जैक्ट 25,900 पर. तो ये आपके लिए अब एक रीजनेबल स्टॉप लॉस हो गया सिस्टम में. इसके साथ आज आप कैरी करें. और मुझे हैरानी नहीं होगी कल अगर आपको सुबह उठे हम तो गिफ्ट निफ्टी शायद एक गैप अप दिखा रहा हो, होपफुली गैप अप दिखा रहा हो इंस्टेड ऑफ गैप डाउन. अगर नहीं भी हुआ तो भी आज के मूव ने बता दिया है कि लोअर लेवल पर रिकवरी है मार्केट में. खैर एनीवे अब कल की तैयारी करते हैं. पहले यतिन के पास चलते हैं जरा एक बार डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर BTST की शुरुआत करेंगे. यतिन गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. और आज वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस स्टॉक्स इन डीलिंग रूम्स है UPL. बहुत सारे टेक्निकल कॉल्स भी आ रहे हैं, और UPL की बात करें तो यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आज खरीदारी कर रहे हैं, और डीलर्स के हिसाब से यहाँ काफ़ी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. 775 785 के टारगेट के साथ यहाँ वो खरीदारी का मूड बना रहे हैं. तो ये काउंटर है जो आज उनके रेडार पे. इसके अलावा वोल्टास, और पिछले आधे घंटे में स्टॉक ने अच्छी रिकवरी दिखाई है. स्टॉक हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ भी BTST का ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है. डीलर्स को लगता है काउंटर में 40 से 50 रुपये की अपसाइड देखने को मिल सकती है. UPL और वोल्टास यहाँ पर डीलर्स बेट लगा रहे हैं. शुक्रिया इतनी जानकारी के लिए. वोल्टास में FIs की खरीदारी भी होती हुई नजर आई है, तो ये फिलहाल दो काउंटर्स रडार पर होने चाहिए आपके. BTST STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं. राजेश पालवे जी, शुरुआत आपसे बताइए, क्या कैरी करेंगे कल के लिए? ओके राजेश सातपुते जी, पालवे सर की आवाज नहीं मिल पा रही, आप बताइए क्या कैरी करेंगे मंगलवार के? श्रेया देखिए मैं सिंजीन लेके जाऊंगा. मुझे लगता है बहुत ही क्लीन चार्ट है, ब्रेकआउट मिला है. यहाँ पे जिस तरह से ब्रेकआउट मिला है, इसका अगर BTST का टारगेट रहेगा दैट विल बी 675. सो एट अ लेवल ऑफ 661 इट्स अ बाय. कीप योर स्टॉप लॉस एट 656. सिंजीन. ओके मानस जी, आप क्या कैरी करेंगे? देखिए गोदरेज CP में खरीदारी करके जाएंगे. अगर आप पैटर्न देखें तो स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, अपने 100 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है.
तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1167 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। आपको जो स्टॉप लॉस है वो 1159 का लगा के लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है और टारगेट आपको 1190 1190 सेट करने हैं। ओके, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। सोमिल जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं? मैं कैरी कर रहा हूँ IOC, BPCL, HPCL फ्राइडे को कैरी किया था, आज IOC कैरी कर रहे हैं। IOC में मुझे लगता है कि एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। ग्रेट सेटअप, यहाँ से मीडियम टर्म की फिर से एक रैली शुरू होती हुई दिख रही है। गुड वॉल्यूम, मोमेंटम इंडिकेटर्स फ्रेश बाय में आए हैं, सो ग्रेट सेटअप ओवरऑल। स्टॉप लॉस रहेगा 164 पर और टारगेट होगा 178। ओके, अमित जी बताइए आप क्या कैरी करेंगे? अनुज जी, मैं कोफोज कैरी करूंगा। कोफोज अगर आप देखें तो यहाँ पे जो पुल बैक आया था 50 डेमा पे होल्ड किया, 2 दिनों से स्टॉक 50 डेमा पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। आज के सत्र में डेज हाई पे इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 20 डेमा, तो इसे बाय करें। 1850 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1910 रुपीज के। ओके, कोफोर्ज यहाँ पर कैरी करने की हिदायत अमित जी की तरफ से। राजेश पालवे जी, आपका कॉल। तो श्रेया जी, यहाँ पे फार्मा स्पेस पे फोकस है और उसमें हमें लगता है ग्लेनमार्क यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल करते हुए देखने को मिल रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज ने अपवर्ड क्रॉसओवर भी किया है 50 डे मूविंग एवरेज का। तो हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग एक्शन बना है, एक रिकवरी, स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनी है पिछले 4-5 सेशन में। टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे 2030-2040 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1970 के आसपास। ओके, चलिए कॉल्स पूरी हुई आज की। अब एक काम करते हैं, आपको आज की F&O ब्रेथ के बारे में बता देते हैं। आज की F&O ब्रेथ जो है वो बेरिश रही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 97 स्टॉक्स पॉजिटिव रहे और 115 स्टॉक्स नेगेटिव रहे। चलिए पहले लॉन्ग स्टॉक्स की बात करते हैं, जहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ। आज उनमें सबसे ऊपर NBCC था, IOC, डिक्सन टेक, UPL और इंटरग्लोब एविएशन, सभी में आज शानदार तेज़ी रही। UPL में टुवर्ड्स द एंड काफ़ी अच्छा बिल्डअप आया। शॉर्ट कवरिंग हुई एम्बर में, KEI इंडस्ट्रीज, वोल्टास, HPCL में और टीटागढ़ रेल में। टीटागढ़ ध्यान रखिएगा इस सीरीज के बाद F&O से बाहर हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ? BSE में आज शॉर्ट बिल्डअप, इनफैक्ट पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट स्पेस में BSE, HDFC, AMC, वोडाफोन आइडिया, महिंद्रा और मैनकाइंड, यहाँ शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हुई? एक बार वो लेकर आइए। उनमें आदित्य बिरला कैपिटल, KPIT टेक, पिरामल फार्मा, नुवामा वेल्थ और कमेंस, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज आपको थोड़ी सी शेयर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। बिल्कुल, ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर लॉन्ग अनवाइंड, पूरे ब्रेथ हमने बता दिया आपको। F&O का थोड़ा बेरिश रहा, लेकिन उतना भी नहीं। एक बार कुछ काउंटर्स देखते हैं जो डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार SBI लाइफ रखिएगा स्क्रीन पर। ये डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी करता हुआ IT स्पेस से विप्रो देख रही थी मैं। यहाँ पर एक अच्छा मूव हेल्थ के स्पेस से रखिए मैक्स हेल्थ केयर एक बार स्क्रीन पर। एक बार मैक्स हेल्थ केयर भी रखिएगा स्क्रीन पर। यहाँ पे भी निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी मैक्स हेल्थ केयर में आपको नजर आएगी। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर कुछ आपत्तियाँ जता गई थी US FDA से, लेकिन फिर भी निचले स्रोत से देखिए ये भी रिकवर करता हुआ। लेकिन SBI लाइफ, ये काउंटर देखेंगे सोमिल जी आप? SBI लाइफ 2035 के लेवल पर कैसा नजर आ रहा है? भैया जी, एक्चुअली मैं वेट ही कर रहा था इसका ब्रेकआउट का। छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज अबव द हाई ऑफ 2046-47 पे आते ही एक ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे। बहुत समय से अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे जो लास्ट 2-3 हफ्तों में कंसोलिडेशन हुआ है, मुझे लगता है इसका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा और फिर से रिज्यूम करता है ये ट्रेंड। स्टॉप लॉस छोटा सा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। 1988-89 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल इसका होगा 2150 के आसपास का, इनफैक्ट उसके ऊपर भी जा सकता है। ओके, चलिए तो ये इस समय आपके लिए SBI लाइफ पर एक व्यू आता हुआ मार्केट में। ठीक है, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर रीजनेबल मूव्स हैं। आई थिंक IOC क्लियरली, मेरे ख्याल से आज की सबसे शानदार जो ट्रेड रही ना वो OMCs में रही। आई थिंक सुबह फ्लैट खुले और पूरी की पूरी तेज़ी ऑन स्क्रीन कैप्चर हुई और कल के लो नहीं ब्रेक हुए, तो उस हिसाब से ये एक अच्छी ट्रेड रही। एक इसी से रिलेटेड स्टॉक लेते हैं, पिडिलाइट। एक बार पिडिलाइट लेकर आइए जरा। पिडिलाइट रखिएगा स्क्रीन पर। पिडिलाइट का एक बार चार्ट देखते हैं। अमित सेठ जी, पिडिलाइट का चार्ट देखिए आप। कोई व्यू स्टॉक पर? अगर क्रूड नीचे आएगा तो एक फ़ायदा होगा इसके लिए, लेकिन चार्टिकली कैसा प्लेस्ड है स्टॉक?
जी अनुज जी, डेफिनेटली नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है काफी दिनों से, लगभग 1450 1460 पे स्टॉक होल्ड कर रहा है, और हम अक्सर देख रहे हैं उन लेवल से रिवर्सल देख रहा है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर है 50 डैमा का 1485 1490 के आसपास, बट एक बार अगर 1485 के ऊपर चलेगा देन वी कैन बाय इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1470 एंड टारगेट्स ऑफ 1520 रुपीस। ओके, पिडिलाइट पे फिलहाल ये व्यू मैं देख रही थी, दो स्पेसेस में अच्छी रिकवरी आई थी, एक आईटी और मेटल जो हम लगातार चर्चा भी करते हैं। एफएमसीजी पैक ने इनफैक्ट आज अच्छा परफॉर्म किया है, लगातार इस पूरे स्पेस से हमने कॉल्स दिए थे सीएनबीसी आवाज़ पर। लेकिन रियलिटी स्पेस से एक बार फिनिक्स रखिएगा स्क्रीन पर। फिनिक्स मिल्स 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोज होने की तैयारी, फ्लैट रहा इंडेक्स, लेकिन फिनिक्स मिल्स ने अच्छा परफॉर्म किया। इनफैक्ट जब आज थोड़ा प्रेशर में था, राजीव सातपुते जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या किया जाए, इसमें शॉर्ट किया जाए, तो आपने कहा था अभी फिलहाल तो शॉर्ट का कोई ट्रेड नहीं बनता, और जैसा कि आपने बताया वैसा होता हुआ नजर आया है ये स्टॉक। निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी मैनेजर ने पिक भी किया था, लेकिन आपसे राय जानना चाहूंगी, कैसा लग रहा है इन लेवल्स पर? देखिए श्रेया, जिस तरह से इसने अपना 10 DMI ने 1750 का लेवल टेस्ट करने के बाद जो रिकवरी दी है, और सबसे बड़ी बात है इसमें वॉल्यूम देखिए आप, ये वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है ये जो स्ट्रेंथ है ये कंटिन्यूएशन में जाएगी। लॉन्ग बिल्टअप भी है, लॉन्ग साइड का ट्रेड रखे, स्टॉप लॉस होगा थोड़ा सा डिप 1760 का, और लेके जाइए। मुझे लगता है कल अगर 1800 के ऊपर खुलता है देन दैट विल बी अ फ्रेश ब्रेकआउट, प्रोबेबली 1850 1880 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड होगा, लेकिन ये बड़ा ब्रेकआउट आएगा, तो 1800 के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट, इट्स स्टिल अ बाय। ओके, स्टिल अ बाय। 1800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर वो ब्रीच करता है तो एक और ब्रेकआउट। तो फिलहाल फिनिक्स मिल्स रहेगा रडार पर। एक बार एफएमसीजी पैक भी रख दीजिए। क्लियरली आज इस पर्टिकुलर स्पेस ने आउट परफॉर्म किया है, और शानदार कॉल्स फ्री ब्रिटानिया सुझाया गया था 2% अप, ब्रिटानिया रखिएगा स्क्रीन पर, 2% अप के साथ क्लोज होने की तैयारी। HUL 1.5%, मैरिको तो अभी भी पिक किया गया सेशन में, और इमामी भी इनफैक्ट 0.25% की तेज़ी के साथ 1.5% की तेज़ी के साथ क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। अमित सेठ जी, मैरिको चुना आपने, एक बार इमामी भी रखिएगा स्क्रीन पर। और इमामी, क्योंकि ब्रिटानिया HUL की हमने चर्चा कर ली है, इमामी पिछले कुछ सत्रों से हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, निचले स्रोत से इसने भी रिकवरी दिखाई है। 547 के लेवल पर क्या लग रहा है आपको, यहाँ से और अपसाइड देख रहे हैं आप? अमित जी। श्रेया जी, इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, इनके प्रमोटर्स मेरे स्कूल में मेरे साथ मेरे सीनियर्स थे। ओके। ये स्कूल में प्रमोटर में आपके सीनियर थे, ये बहुत मतलब ये तो बहुत ही जैसे कहते हैं कि एक होता है ना डिस्क्लोजर की एक नई परिभाषा सेट कर दी हमने जी। नॉर्मली आप कहते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर थे, या मेरे पापा यहाँ पर, या मेरी मम्मी, अब वो सीनियर स्कूल में, मतलब ये खैर एनीवे, मतलब आप थोड़ा सा एक्चुअली हाँ मिलते रहते हैं, हाँ मिलते रहते हैं, हाँ नहीं मिलते रहते हैं, इसलिए नहीं कमेंट। हाँ स्कूल इवेंट में मिलते रहते हैं। चलिए बिल्कुल। मानस, आप भी मिलते हैं क्या किसी से स्कूल इवेंट में? सॉरी, आप भी मिलते हैं क्या किसी से स्कूल इवेंट में? आपके भी होते हैं कि स्कूल इवेंट जैसे अमित जी के होते हैं ऐसे? नहीं। अमित सर लकी हैं जो स्कूल इवेंट में, लकी हैं एक्चुअली जो स्कूल के दोस्तों के साथ मिलते हैं। एक्चुअली सच बताऊं ना मैं आपको, जो आपके स्कूल के जो दोस्त होते हैं ना, और जो कॉलेज के दोस्त होते हैं, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। उसके अलावा वो, क्योंकि वो तब आपके दोस्त होते हैं जब अनकंडीशनल, क्योंकि बहुत नाइव होते हैं आप, और वो अनकंडीशनल फ्रेंडशिप होता है। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं अनुज जी, हमारे स्कूल में ना एवरी ईयर ड्यूरिंग विंटर्स एक ओल्ड बॉयज एसोसिएशन का डिनर होता है, एनुअल डिनर। तो जितने भी पुराने बैचेस हैं, मतलब 10 20 जो भी वहाँ पे आ सकते हैं, पॉसिबल है जिनके लिए, तो हर साल एक एनुअल डिनर होता है, तो वी ऑल गो देयर। हाउ स्वीट। बॉयज, ओल्ड बॉयज, ओल्ड मैन नहीं कहा, ओल्ड बॉयज कहा। देखिए सब हम बॉयज हैं अभी भी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है बिल्कुल। खैर एनीवे चलिए, ये इमामी पे व्यू इमामी पे आप व्यू ले, किसी और से ले लीजिए। चलिए मानस जी, आप भी बता दीजिए इमामी पे व्यू अब। तो देखिए, इमामी की जहां तक बात है, पैटर्न पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। एक तरह का इनवर्स एनेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 570 रुपए के आसपास के आते हैं, तो ट्रेडिंग का मौका है। 534 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी करें, 570 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज आता है। ओके, चलिए एक बार निफ्टी केमिकल्स देखते हैं जरा। हमने शायद मंगलवार को, पिछले मंगलवार को हमने चार्ट जीपीटी में केमिकल सेक्टर की बात की थी। SRF भी लिया था। हाँ SRF भी लिया था।
सबसे पहले हमने बात की थी उस सेक्टर की, SRF, UPL, आई थिंक सारे के सारे सेक्टर्स की बात हुई थी। UPL लेकर आइए एक बजरा, वो है क्या केमिकल सेक्टर इंटरेस्ट? आई थिंक हमारे पास नहीं है वो, उसको ऐड कराना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन UPL में एक अच्छा मूव इस समय आपको आता हुआ दिखाई देगा। आप इंट्राडे रखिएगा जरा UPL का। UPL किसने पिक किया था? सौमिल ने पिक किया था ना मेरे ख्याल से। सौमिल, क्या टारगेट थे आपके यहाँ पर? यूपीएल के टारगेट्स मेरे ऊपर में 820 के आसपास के टारगेट्स है, लेकिन ये एक मीडियम टर्म रैली अभी शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा खासा चल सकता है। 200 डेली मूविंग एवरेज पे 2 महीने पहले ही सपोर्ट लेके पूरा हाई टॉप हाई बॉटम बन रहा है ऑन द मंथली चार्ट्स एज वेल। जैसे हाई निकलेगा, नेक्स्ट वेव शुरू होती है, दैट विल बी टारगेटिंग एटलीस्ट मिनिमम 820 इन द शॉर्ट टर्म, 850 870 इन द मीडियम टर्म आउटलुक। ओके, यूपीएल पर फिलहाल एक व्यू हो गया ये, और केमिकल स्पेस ही ये काउंटर अच्छा करता हुआ। अच्छा, एक बार रखिएगा स्क्रीन पे, आप कुछ और काउंटर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलेंगे क्लोजिंग की तरफ। ट्रेंड रखिए, ट्रेंड कोशिश स्टॉक ने की है आज 1% से ज़्यादा की रैली दिखाने की कोशिश। देखिए निचले स्रोत से रिकवरी और डेज हाई पर, लेकिन ट्रेंड सर ये जो स्टॉक है इस पर भरोसा नहीं होता अब, क्योंकि जिस तरीके से इसने पिछले कुछ सत्रों से अपना बिहेवियर दिखाया है, काफ़ी अभी भी पेन में हैं जो इन्वेस्टर्स हाई साइड से फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी होल्ड करके रखा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल जब हम कॉलर शोज करते हैं तो ट्रेंड पे भी आते हैं। उनको क्या हिदायत? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा भरोसा कम ही हो रहा है इस पर, लेकिन ये जो पिछले कुछ दिनों में एक बॉटमिंग आउट के साइन दिए हैं इसने। पता नहीं मुझे जो भी है, लेकिन कई दिनों से मैं देख रहा हूँ इसका ट्रेंड का, और आपने सही स्पॉट किया, कई दिनों से ये स्टॉक जो है साइन दिखा रहा है, थोड़े से हायर बॉटम के, थोड़े से फॉर्मेशन के, इस तरीके के। लेकिन जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो ये थोड़ा सा वहाँ वाला मामला रहेगा। ठीक है, एक चार्ट चेक लेती हूँ। ट्रेंड पर क्या किया जाए? भरोसा बन रहा है, कन्विक्शन बन रहा है क्या चार्ट पर? राजेश सातपुते जी, अगर आप देख पाए 4123 के लेवल पर पेशेंस तो टेस्ट किया है, नो डाउट इसने। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल, और श्रेया देखिए थका दिया ये काउंटर ने, और चार्ट पे भी वही दिखता है कि ये थका हुआ काउंटर है। अगर आप इसे देखें तो इससे ओवरसोल्ड काउंटर, और ओवरसोल्ड से क्या मिलता है? एक रिलीफ रैली मिलती है, तो दिस इज नॉट अ बाय। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसमें एक रिलीफ रैली मिलेगी जिसका रेजिस्टेंस हर लेवल पे रिलीफ रैली में रेजिस्टेंस फेस करते जाता है, तो 4200 4250 ये इसका एक पहला जोन होगा। तो अगर कोई लेके ही जाना चाहता है, 4135 चल रहा है, 4100 के स्टॉप लॉस के साथ लेके जाइए, 4200 प्लस के टारगेट पीटीएसटी के लिए लेके जाइए, बट दिस इज अ रिलीफ रैली, नो मेजर चेंज इन द ट्रेंड। ओके, एक दो स्टॉक्स और देख लेते हैं। बेटा रिलायंस लेकर आइए, टुवर्ड्स द एंड रिलायंस में अच्छे मूव्स आए। रिलायंस डे हाई के तरफ बनने की कोशिश कर रहा है। लार्सन एंड ट्यूब्रो, यहाँ अच्छे मूव हैं। और एक बार आप दिखाइए जरा मुझे लार्सन एंड ट्यूब्रो के बाद निफ्टी आईटी देखते हैं, और उसमें एक दो स्टॉक्स रादर स्टैंड आउट कर रहे हैं निफ्टी आईटी में। पहला है कोफोर्ज और दूसरा है विप्रो। दोनों स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई की तरफ बंद होने की तैयारी कर रहे हैं, कोफोर्ज और विप्रो। यहाँ पर एक व्यू ले लेते हैं। राजेश सातपुते जी, कोफोर्ज या विप्रो, कोई व्यू अगर इन दो स्टॉक्स पर देना चाहें तो? अनुज जी देखिए, विप्रो डेफिनेटली मेरा ये हमारा पिक रहता है, क्योंकि इसमें एक आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है, वोलेटिलिटी टू काउंटर द मार्केट वोलेटिलिटी। मेरे हिसाब से 270 270 275 तक का एक मूव इसमें ड्यू है। तो जिनके पास पोजीशन है 260 के नीचे, प्रोबेबली 255 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे, इस रैली को कंटिन्यू करे, 270 प्लस का टारगेट के लिए है, मुझे लगता है काउंटर चलेगा। ओके, काउंटर चलेगा। विप्रो डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी, लगभग 1% की तेजी के साथ। आईटी ने निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी दिखाई, करीब करीब 0.5% अब तेज होकर ये पूरा इंडेक्स क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एफएमसीजी ने अच्छा किया, केमिकल, साथ ही पीएसयू बैंक्स ने भी आज थोड़ा सहारा दिया। मेटल्स फ्लैट रहे हालांकि, लेकिन एक बार प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से कोटक महिंद्रा बैंक रखिएगा स्क्रीन पर। लास्ट पॉसिबली आज का चार्ट चेक होगा कोटक महिंद्रा बैंक पर क्या व्यू बन रहा है? राजेश पालवे जी, जिस तरीके से जाते जाते इसने रिकवरी दिखाई है 2183 के लेवल पर। तो आई थिंक बैंकिंग एज ए स्पेस एक अप ट्रेंड में ही है, और कोटक महिंद्रा बैंक को भी अगर हम देखें तो स्टॉक में एक कंसोलिडेशन के बाद वापस यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। कंफर्टेबली नियर टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है जब तक ये 2160-70 के ऊपर ट्रेड कर रहा है
माइनर डिप में ऐड करे और जैसे ही ब्रेकआउट होगा 2210 का तो नेक्स्ट टारगेट 2240 2260 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। 2240 तक के टारगेट कोटक महिंद्रा बैंक इसने कोशिश की आज के सत्र में। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र का क्लोज कैसा रहा सर? ओवर टू यू, बिग बॉल पे समझते हैं। ठीक है, क्लोज अच्छा था एक्चुअली। क्लोज में अगर आप देखें तो क्लोज निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, सबकी ठीक ठाक रही। ग्रीन में नहीं बंद हो पाए हम, बस ये बात है, लेकिन ठीक है 26,000 के ऊपर बंद हुए, 22 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक हालांकि ठीक ठाक क्लोज 70 पॉइंट के गेंस के साथ बंद हुआ और निफ्टी आईटी ये भी चला एक्चुअली 1.5% ये ऊपर था। यहाँ पर अच्छे मूव्स थे। मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए आप, मिड कैप हल्का सा रेड में था, स्मॉल कैप हल्का सा ग्रीन में था और एडवांस डिक्लाइन देखें आप तो 1560 बढ़ने वाले शेयर, 1390 गिरने वाले शेयर। अब जरा एक बार सेक्टोरल लूजर्स देखते हैं क्योंकि मार्केट था तो आज रेड में ही। तो इसमें सबसे ऊपर था आज कैपिटल मार्केट्स इंडेक्स, करीब 1.5% नीचे था ये इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स भी 1% नीचे, फार्मा 0.5%, फाइनेंशियल्स में 0.5% की गिरावट, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी एनर्जी यहाँ पर हल्की सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। गेनर्स पर आते हैं, अब जरा देखते हैं कहाँ पर गेनर्स रहे आज। सबसे ऊपर एफएमसीजी था आज एक्चुअली, करीब 2.5% ऊपर। पीएसयू बैंकों में ठीक ठाक रैली थी, निफ्टी आईटी चला, कैपिटल गुड्स चले, ऑयल एंड गैस चला और निफ्टी बैंक भी चला। चलिए निफ्टी लूजर्स पर आते हैं। निफ्टी लूजर्स में सबसे ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा आज 2% नीचे था, आयशर मोटर्स 1.5%, ओएनजीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज ऑटो और मारुति सुजुकी लूजर्स में शामिल थे। गेनर्स में आपको सबसे ऊपर इंटरग्लोब दिखाई देगा, आज हमने बात भी की थी इसकी सुबह। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.5% ऊपर, ट्रेंट में तेज़ी थी, HCL टेक, विप्रो चला और इन्फोसिस चला। तो ये कुल मिलाकर आज के लिए आपके लिए कुछ मार्केट की क्लोजिंग कहना होगा कि ज़्यादा पॉजिटिव कम माइनस मार्केट के लिए। बिल्कुल हाँ, तो ठीक ठाक रही है क्लोजिंग। मंडे की, सोमवार की क्लोजिंग ठीक ठाक रही। कल का इंपॉर्टेंट सेशन है, एक्सपायरी है निफ्टी का। अब देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो फिर से कल आपसे होगी मुलाकात मॉर्निंग पैनल में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।